Guys, hi everyone. This is Manu Mishra. Welcome you all on our YouTube official channel Law Prep Tutorial and to this session जिसमें आज हम लोग 2nd of September के द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस करेंगे. बट बिफोर आई स्टार्ट विद द एनालिसिस ऑफ टुडेज न्यूज़पेपर, बिफोर वी सी कि आज के न्यूज़पेपर में हमारे एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से कौन कौन से इंपॉर्टेंट न्यूज़ेस होने वाले हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स होने वाले हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट होने वाले हैं. जस्ट गिव मी अ मिनट, लेट मी हैव अ टेक चेक, लेट मी सी am I perfectly audible or not, and then we will start with our session. ठीक है, चलो just a minute guys, just a minute. कौन कौन से इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स होने वाले? Yeah, I think seems all fine with the audibility and visibility. So let's start with the analysis of today's newspaper and let's see कि आज के न्यूज़पेपर में हमारे एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से कौन कौन से न्यूज़ेस हैं. अच्छा, सो बिफोर आई स्टार्ट विद दिस सेशन मैं आपको पहले थोड़ा ब्रीफ आइडिया दे देता हूं रिगार्डिंग सेशन को लेकर. तो आज का सेशन हम बहुत शॉर्ट एंड क्रिस्प करने वाले हैं. इट वोंट बी अ वेरी लेंथी सेशन, क्योंकि जब हम यहाँ पर बात करते हैं तो आज का सेशन जो है दैट इज समथिंग विच इट्स अबाउट एन ऑनगोइंग टॉपिक्स, है ना. ऑनगोइंग टॉपिक्स को लेकर, जैसे एसईओ की बात करें तो एसईओ को लेकर एसईओ समिट हुआ. एसईओ समिट में क्या क्या चीज हुई, बैकग्राउंड हमें ऑलरेडी क्लियर है कि एसईओ क्या है क्या नहीं है ना. तो देखते हुए चलेंगे और हम कोशिश करेंगे कि आज का सेशन हम शॉर्ट एंड क्रिस्प बनाने की कोशिश करेंगे. When we talk about today's newspaper, the first news which seems important, that is about SEO summit. तो कल फाइनली SEO summit हुई एंड हमने एक तरीके से एक पावर देखा कि कैसे इंडिया की डिप्लोमेसी देखी, राइट. इंडिया की डिप्लोमेसी पावर देखा या डिप्लोमेटिक पावर देखी कि जैसे ही इंडिया के रिलेशन यूएस से थोड़े बहुत टर्मोइल में आए, इंडिया ने अगेन उस चीज को बैलेंस आउट करने के लिए, जिससे ये चीज ना हो, जिससे ये दुनिया को ना दिखे और जिससे हम लोगों को ना लगे कि हम यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका हमें बेल आउट कर रहे हैं, राइट. हमें बेसिकली हम उसके रिलेशनशिप पे टिके हुए हैं, है ना. फाइनली ये यूएस के मीडिया में भी आज छाया हुआ है एंड यूएस की मीडिया जो है वो भी बेसिकली बोलती हुई नजर आ रही है दैट ट्रम्प साहब की जो पॉलिसी थी, मतलब इवन आप ये समझिए कि हम तो क्रिटिसाइज कर ही रहे कि ट्रम्प साहब ने जो टैरिफ हम पे इंपोज किया, इवन दो the media of the United States of America, they were also criticizing, वो भी क्रिटिसाइज करते हुए नजर आ रहे हैं, है ना. पूरे तरीके से क्रिटिसाइज करते हुए नजर आ रहे हैं आपके किसको, आपका डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी, जिसके थ्रू उन्होंने टैरिफ इंपोज किया इंडिया के ऊपर, राइट, विच इज ऑफ 50%. तो ये चीज यहां पर स्टेट की गई है. अगर हम यहां पर स्पेसिफिकली बात करते हैं तो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज गया टू द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. इवन ट्रम्प साहब ने भी इस चीज को रिप्लाई किया. ऐसा नहीं है कि ट्रम्प साहब ने रिप्लाई नहीं किया. ट्रम्प साहब बहुत दिनों बाद मीडिया के सामने आए और आप ये समझिए कि एक तरीके से वर्ल्ड ऑर्डर पर, वर्ल्ड लेवल पर इंडिया यूएस जो है वो बनता हुआ नजर आ रहा है, इंडिया वर्सेस यूएस. लेकिन अगेन जहां पर फेवरेबल सिचुएशन इंडिया के लिए अभी अगर हम बात करें, अभी हमारे लिए बनी हुई है वर्ल्ड ऑर्डर में, एंड जहां see this is what the difference between the experienced leader and some puppet leader, right. So आप अगर ये देखोगे तो मोदी जी ने कभी भी, राइट, कभी भी ट्रम्प साहब को ना डायरेक्टली क्रिटिसाइज नहीं किया. उन्होंने कोई डायरेक्टली क्रिटिसिज्म नहीं किया, उन्होंने कोई ऐसा डेरोगेटरी स्टेटमेंट नहीं दिया. बट व्हेन वी टॉक इवन इंडिया, हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, इवन आपका कोई भी इंडियन ऑफिशियल या इंडियन मिनिस्टर, उसने कोई भी ऐसा डेरोगेटरी रिमार्क नहीं दिया जो यूएस या फिर यूएस के किसी भी ऑफिस बेयरर को डेरोगेटरी लगे, राइट. लेकिन वही जब हम बात करें तो ट्रम्प साहब के ऑफिशियल्स, दे आर वेरी मच क्रिटिसाइजिंग बेसिकली मोदी जी एंड दे आर वेरी मच क्रिटिसाइजिंग द बीजेपी गवर्नमेंट, है ना. तो दिस शोज कि यूएस में कितना पैनिक है इंडिया की सिचुएशन को लेकर. इंडिया ने जो बैलेंस आउट किया अपना रिलेशनशिप, तो जैसे ही हम पे टैरिफ इंपोज हुआ, व्हाट वी हैव डन इज वी हैव क्लियरली मेक श्योर ऑफ दैट कि भाई हम अपने वर्ल्ड ऑर्डर को बैलेंस आउट करें. और वर्ल्ड ऑर्डर को बैलेंस आउट करने का मतलब ये नहीं है कि हम चाइना के सामने झुक जाएं या चाइना के सामने छोटे नजर आए, है ना. हम बराबरी से बात कर रहे हैं, राइट. ना हम उसको बड़ा मानते हैं ना वो हमें बड़ा मानता है, सिंपल, है ना. एंड एक बहुत ही एक इमेज, एक वीडियो बहुत सर्कुलेट हुआ जहां पर मोदी जी, जी जिनपिंग और पुतिन साहब, तीनों के तीनों बेसिकली लीडर्स ऑफ वर्ल्ड्स लीडर्स, राइट, द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट लीडर्स आप बोल सकते हो, द मोस्ट एक्सपीरियंस लीडर्स इन द वर्ल्ड. जी जिनपिंग आपके प्रेसिडेंट बने हुए हैं आपके 2012 से, है ना.
पुतिन साहब बने हुए हैं 2000 से, मोदी जी 2014 से, तो वेरी एक्सपीरियंस लीडर्स, they basically come together, है ना, and they were basically what, regaining the world order, they are moving toward the multilateralism. ये होता है multilateralism. ये इनिशियली जब यूएस ने धमकी दी थी इंडिया को, ये मैंने आपको बताया भी था कि वो सिचुएशन वो नहीं है जो ईयर 2000 में था, है ना. दिस इज नॉट अ यूनिपोलर वर्ल्ड, इट्स अ बाइपोलर वर्ल्ड, इट्स अ मल्टीपोलर वर्ल्ड. यहां पर हर नेशन का अपना स्टैंड है, हर नेशन का अपना स्टांस है, राइट. हर नेशन का अपना स्टैंड है, हर नेशन का अपना स्टांस है. क्लियर. तो वही चीज बेसिकली यहां पर स्पेसिफाई की गई अबाउट द एससीओ समिट में. अब देखो, तो ये जो समिट थी, मैंने आपको पहले भी बताया था कि देखा जाए तो एससीओ कि जब हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो सबसे टॉप मोस्ट में अगर कोई चीज आती है तो वो आता है एससीओ हेड ऑफ स्टेट्स, है ना. सो इट इज अ हायर डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑफ एससीओ. ये हायर डिसीजन मेकिंग बॉडी है एससीओ की, हायर डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑफ एससीओ. तो जब हम एससीओ हेड ऑफ द स्टेट्स की बात करते हैं तो एससीओ हेड ऑफ द स्टेट्स बेसिकली हुआ कहां पर, ताइजिन में. और ताइजिन में, राइट, जो कि चाइना के अंदर है, वहां पर एक डिक्लेरेशन साइन किया गया. और वो डिक्लेरेशन क्या था, दैट इज ताइजिन डिक्लेरेशन, राइट. ताइजिन डिक्लेरेशन. क्या गाइस विजिबल? या सो आप ये देखिए कि ताइजान डिक्लेरेशन में, राइट, वो चीज हमने अचीव कर ली. वो चीज हमने बेसिकली सारी नेशंस के बीच में हमने ये ये क्लियरली स्टेट करवाया, दैट इज कि एवरी एससीओ मेंबर, ऑल द मेंबर्स ऑफ द एससीओ, दे शुड कंडेम द टेरर अटैक इंक्लूडिंग द पहलगांव टेरर अटैक, राइट. तो ऑब्वियसली बात है, पहलगांव टेरर अटैक को कंडेम करवाया. इवन पाकिस्तान भी एससीओ का फुल मेंबर है, पाकिस्तान को भी बेसिकली पहलगांव टेरर अटैक को कंडेम करना पड़ा. तो देखिए 10 मेंबर के एससीओ शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन ने बेसिकली स्ट्रांगली कंडेम किया टेररिज्म इन ऑल फॉर्म्स एंड मैनिफेस्टेशन इंक्लूडिंग पहलगांव टेरर अटैक. इवन ऑब्वियसली बात है, अभी कुछ दिनों पहले याद हो पाकिस्तान के बलूचिस्तान रीजन में, राइट, एक ट्रेन को हाईजैक कर लिया गया था बाय द बलोच लिबरेशन आर्मी, तो उसको भी क्रिटिसाइज किया गया, जाफर एक्सप्रेस. और आपका खुजदर में, बलूचिस्तान के रीजन में खुजदर में कुछ आर्मी पर्सनल्स के ट्रक को बेसिकली ब्लास्ट कर दिया था बाय द बलूच लिबरेशन लीडर्स आर्मी, है ना. तो उसको भी कंडेम किया गया. तो अगेन, क्योंकि चाइना को भी बैलेंस आउट करना है कि भाई चाइना भी चाहता है कि पाकिस्तान के साथ रिलेशन के ठीक बने रहे, है ना. सिर्फ पाकिस्तान जो है वो कंडेम ना करे पहलगांव को, है ना. पहलगांव के साथ साथ इंडिया को भी बेसिकली जरूरत है कंडेम करने की, राइट, जो बलूचिस्तान में टेरर अटैक होते हुए चल रहे हैं, ये चीज. अब अगर हम यहां पर बात करें तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, एंड दैट इज अबाउट इस एससीओ समिट में, है ना, यहां पर एक्सपेंड किया गया एससीओ को. और एक्सपेंड करके क्या बनाया गया, एससीओ प्लस. क्या बनाया गया, एससीओ प्लस. तो अगेन जो ताइजन डिक्लेरेशन आया, उस डिक्लेरेशन का जो मेन फोकस था, वो मेन फोकस ये था कि हम ग्लोबल साउथ को स्ट्रेंथन करें, है ना. ग्लोबल साउथ को स्ट्रेंथन करें ड्यूरिंग दी ग्लोबल अनसर्टेनिटी इन ट्रेड. अभी अगर आप बात करो तो ट्रेड को लेकर ना बहुत ज्यादा ग्लोबल अनसर्टेनिटी बनी हुई है, बिकॉज ऑफ दी इजराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट, राइट, बिकॉज ऑफ दी आपका बिकॉज ऑफ दी वेस्ट एशिया में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, बिकॉज ऑफ दी रशिया यूक्रेन वॉर. और ऊपर से यूएस ने जो ट्रेड को वेपनाइज किया, या हम यूएस नहीं बोलेंगे, हाँ यूएस ही बोलेंगे बेसिकली, लेकिन ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने जो बेसिकली क्या किया, उन्होंने ट्रेड को वेपनाइज किया, है ना. उन्होंने ट्रेड को वेपनाइज किया, राइट. चलो, तो इसीलिए एससीओ के एक्सपेंशन की यहां पर बात चल रही है. जस्ट अ सेकेंड. हाँ, तो यहां पर एससीओ के एक्सपेंशन की बात चल रही है ना, कि एससीओ के एक्सपेंड किया जाएगा. अब हमेशा याद रखना, मैं आपको बस एक चीज बता देता हूं एससीओ को लेकर, जिससे आपको क्लैरिटी रहे.
जस्ट अ सेकेंड गाइस। जस्ट सेकेंड। देखो, अब अगर हम यहां पर बात करते हैं तो जब हम एससीओ की बात करें, शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जब हम यहां पर बात करते हैं, तो शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की किसकी बात हो रही है? एक्सपेंशन की बात हो रही है ना? एक्सपेंशन की बात हो रही है। अब एक्सपेंशन कैसे होगा? तो इसीलिए क्या हुआ, अभी जो एससीओ समिट हुई 2025 ताइजान में, कल ही कंक्लूड हुई, उसमें एक चीज को बेसिकली फॉर्म किया गया, दैट इज ग्लोबल इनिशिएटिव, है ना? अगर हम यहां पर बात करें, दैट इज ग्लोबल गवर्नेंस इनिशिएटिव। ग्लोबल गवर्नेंस गवर्नेंस इनिशिएटिव, राइट? अब आप खुद सोचो, एससीओ का पर्पस क्या है ना? अगर आप एससीओ के पर्पस की बात करोगे तो एससीओ क्या चाहता है? एससीओ चाहता है कि भाई जो ग्लोबल साउथ है, और ग्लोबल साउथ आई नो, आई होप यू, आपको पता होगा, तो ग्लोबल साउथ इज अ ग्रुप ऑफ कंट्रीज विच आर डेवलपिंग एंड लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज। या हम बोल सकते हैं कि दुनिया में वो कंट्रीज का ग्रुप एक्सक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग डेवलप्ड कंट्रीज। तो डेवलप्ड कंट्रीज को हटा दो आप, और मेजरली वो जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आपको देखने को मिलती है, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में आपको मेजरली देखने को मिलती है। आप देखोगे यूएस, कनाडा, राइट, देन पूरा यूरोप, देन आपका रशिया भी ग्लोबल नॉर्थ का ही पार्ट है। बट हाँ, रशिया की रिलेशनशिप इंडिया और चाइना से अच्छे हैं, तो रशिया को पार्ट जरूर बनाया जाता है ग्लोबल नॉर्थ का, बट अगेन, है ना, वो ग्लोबल साउथ के साथ भी अच्छे रिलेशंस बनाने को रेडी है ना? ऑस्ट्रेलिया को एक्सक्लूड कर दो, तो ये जो नीचे वाला पार्ट बनता है, राइट, द सदर्न पार्ट ऑफ द लैंड मास, द वर्ल्ड लैंड मास, उसको हम ग्लोबल साउथ बोलते हैं, राइट, उसको हम ग्लोबल साउथ बोलते हैं। अब आपका ये काम है, आपको ये बताना है कि बेसिकली ग्लोबल साउथ को लेकर ना एक लाइन है, राइट, जो ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ को डिवाइड करती है, विच डिवाइड्स ग्लोबल नॉर्थ एंड साउथ, राइट? उस लाइन का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ दैट स्पेसिफिक लाइन, है ना? उस लाइन का नाम क्या है? अब देखो, अब अगर हम बात करें तो एससीओ का ग्लोबल गवर्नेंस इनिशिएटिव है। अब हम एससीओ के ग्लोबल गवर्नेंस इनिशिएटिव की जब हम यहां पर बात करते हैं, तो ये चाहता क्या है? ये बेसिकली चाहता है कि हम स्ट्रेंथन करें क्या? एससीओ को। अब एससीओ कैसे स्ट्रेंथन होगा? बाय बाय कंसोलिडेटिंग व्हाट? ग्लोबल साउथ कंट्रीज। अगर हम ग्लोबल साउथ कंट्रीज को एक साथ लेके आ जाएं और ग्लोबल साउथ को हम थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग कर दें, राइट, तब जाकर हमें मजा आएगा, है ना? तब जाकर अच्छा लगेगा, तब जाकर एससीओ जो है उसकी प्रेजेंस और अगेन उसका एक्सपेंशन बढ़ता हुआ नजर आएगा, है ना? एंड इसीलिए ग्लोबल गवर्नेंस इनिशिएटिव का सिंपल सा कहना है कि हमें क्या बनाना है? एससीओ प्लस बनाना है। क्या बनाना है? एससीओ प्लस बनाना है। और एससीओ प्लस में अभी जो अगेन जो अभी ताइजान में हमें जो एससीओ समिट देखने को मिली, आप ये समझिए कि लाओस जो है ना, लाओस को पार्टनर बना दिया, राइट, पार्टनर बना दिया ऑफ एससीओ। तो वो एससीओ का क्या बन चुका है? एससीओ का पार्टनर बन चुका है। तो फाइनली जब हम एससीओ की बात करें, एससीओ एक्सपेंड हुआ, और एक्सपेंशन कैसे हुआ? एससीओ में टोटल 10 मेंबर्स है, 10 फुल मेंबर्स, है ना? 10 फुल मेंबर्स प्लस 27 पार्टनर्स, 27 पार्टनर्स, ठीक है? अच्छा, ये 10 मेंबर्स याद रखना बड़े इजी है। तो इनिशियली आपको 6 कंट्रीज जो कि फाउंडिंग मेंबर हैं आपके एससीओ की, उनको नाम याद रखना जरूरी है। तो चाइना, रशिया तो आप अलग रखो, चाइना रशिया के बाद आप सेंट्रल एशियन कंट्रीज का नाम दो, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान। तो ये 6 कंट्रीज हो गई। उसके बाद 2017 में इंडिया एंड पाकिस्तान, 8 कंट्रीज हो गई। 9th इज 2023 में ईरान। 10th कंट्री कौन सी होगी? बेलारूस इन द ईयर ऑफ 2025। तो टोटल 10 फुल मेंबर्स हैं
है ना। टोटल 10 फुल मेंबर्स हैं और 27 पार्टनर्स हैं। और अगर हम रीसेंट एससीओ की बात करें, एससीओ समिट की बात करें, तो जो अभी नया लेटेस्ट मेंबर जुड़ा वो कौन है? लाओस। वो कौन है? लाओस। तो ये चीज आपको दिमाग में रखने की जरूरत है। तो वही बेसिकली यहां पर बताया गया, अगर आप देखोगे तो उसी चीज को यहां पर बेसिकली डिस्कस किया गया। द डिक्लेरेशन एट द समिट which focused on strengthening global south amid global uncertainties in trade। और इसीलिए क्या करना पड़ेगा? we have to consolidate, we have to basically bring together every nation of the global south, right? है ना। और इसीलिए एससीओ प्लस की बात हुई। तो एससीओ प्लस मीटिंग हुई। एससीओ प्लस मीटिंग का मतलब एक होती है एससीओ समिट, जिसमें जो 10 फुल मेंबर्स हैं उनके हेड ऑफ द स्टेट या हेड ऑफ द गवर्नमेंट मुलाकात करते हैं, है ना। उन 10 लोगों ने मुलाकात करी होगी, फोटो खिंचवाई होगी। एक होता है एससीओ प्लस कि 10 मेंबर्स तो होंगे होंगे, उसके साथ साथ पार्टनर कंट्रीज भी होंगी। और ऑब्वियसली बात है, इस बार एससीओ कहां पर हुआ? चाइना में। तो इस बार एससीओ प्लस की समिट को कौन हेड करेगा? चाइना के प्रेसिडेंट कौन है? जी जिनपिंग। तो उन्होंने बेसिकली हेड किया किसको? ग्लोबल गवर्नेंस इनिशिएटिव को। तो ग्लोबल गवर्नेंस इनिशिएटिव प्रपोज किया गया एससीओ प्लस में, राइट, जिसमें यह बताया गया कि उन कंट्रीज के साथ काम किया जाएगा, राइट, इन कंसर्ट फॉर मोर जस्ट एंड इक्विटेबल ग्लोबल गवर्नेंस सिस्टम। के ग्लोबल गवर्नेंस सिस्टम को इक्विटेबल बनाने के लिए, है ना, ग्लोबल गवर्नेंस सिस्टम को इक्विटेबल बनाने के लिए इंटरनेशनल लॉ जो है उसको लोग अबाइड करें, मल्टीलेटरलिज्म को लोग प्रैक्टिस करें, राइट, पीपल सेंटर्ड अप्रोच को एडवोकेट किया जाए और रियल एक्शन लिया जाए। तो ये ग्लोबल गवर्नेंस इनिशिएटिव का पर्पस है कि कंट्रीज को साथ में लाया जाएगा, जिससे सोवरेनिटी इक्वालिटी लेके आएंगे, इंटरनेशनल लॉ को अबाइड करने को लेकर था, मल्टीलेटरलिज्म को लेकर था, पीपल सेंटर्ड अप्रोच मल्टीलेटरलिज्म की बात की गई। एंड अभी हम बात करें तो लाओस जो है, लाओस को एक्सेप्ट किया गया एज अ पार्टनर कंट्री ऑफ द एससीओ, जिसके चलते जो टोटल स्ट्रेंथ है ग्रुप की वो 27 हो चुकी है, टोटल 27, जिसमें से 10 मेंबर्स और 17 पार्टनर्स है। अच्छा, इसको थोड़ा चेंज करना, नॉट 27, 27 टोटल मेंबर्स है, लेकिन 17 पार्टनर्स। हाउ मेनी? 17 पार्टनर्स बेसिकली हमें यहां पर देखने को मिलते हैं, ठीक है। 17 पार्टनर्स हमें यहां पर देखने को मिलते हैं। चलो, अभी एससीओ को लेकर और भी न्यूज़ हमें देखने को मिलेंगे, तो एक एक करके देखते हुए चलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कल बेसिकली अफगानिस्तान में, है ना, अफगानिस्तान के नूरगल एरिया में, नूरगल रीजन में हमें अर्थक्वेक देखने को मिला, है ना। और अर्थक्वेक के चक्कर में 800 लोगों की डेथ हो गई एंड समewhat around 2800 पीपल दे हैव बीन इंजर्ड, राइट। और रेस्क्यू एफर्ट अभी चलता हुआ नजर आ रहा है। तो बेसिकली यहां पर जो न्यूज दी गई वो न्यूज यहां पर यही है कि कल अफगानिस्तान में हमें अर्थक्वेक देखने को मिला, ठीक है, अर्थक्वेक देखने को मिला। तो ये चीज आप दिमाग में फिट इन करके रखिएगा। और ये अर्थक्वेक 6.0 मैग्नीट्यूड का था, राइट, 6.0 मैग्नीट्यूड का था। सो प्लीज डू कीप दिस इन माइंड, ये चीज आप दिमाग में रखते हुए चलिएगा। चलो, अच्छा, एक चीज मुझे बताना, है ना, राइट, एक चीज मुझे आप बताइएगा, जस्ट अ सेकेंड, ठीक है। नाउ एक स्केल होता है जिसको हम बोलते हैं रिच्टर स्केल। रिच्टर स्केल बेसिकली एम्पलीट्यूड आइडेंटिफाई करता है, राइट, एम्पलीट्यूड बेसिकली पता करता है ऑफ दी व्हाट, ऑफ दी सेस्मोग्राफ का, सेस्मिक वेव्स का। सेस्मिक वेव्स जिससे अर्थक्वेक, सेस्मिक वेव्स दो तरीके की होती है, पी वेव्स, एक एस वेव्स। पी वेव्स बेसिकली अर्थ पे जो आती है ना, उनको हम पी वेव्स बोलते हैं। सॉरी, पी वेव्स जो बियॉन्ड दी अर्थ होती है उनको हम बेसिकली बोलते हैं, एंड एस वेव जो सरफेस में हमें नजर आती है। तो मैं आपको एक ब्रीफ आइडिया देता हूं पहले तो कि अर्थक्वेक अकर कैसे होता है। क्योंकि देखो, अफगानिस्तान में अर्थक्वेक आया 6.0 मैग्नीट्यूड का, ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट उसमें हेल्प करेगी, ठीक है, वो हम आने वाले समय में देखेंगे, है ना, वो भी आएगा। आज कल के न्यूज़पेपर में देखने को मिलेगा कि इंडिया ने बेसिकली क्या एड, बेसिकली ह्यूमैनिटेरियन एड अनाउंस करी है अफगानिस्तान में, राइट, इस अर्थक्वेक के क्राइसिस से निकलने के लिए। बट अभी फॉर द टाइम में हमारे लिए जो मेन इंपॉर्टेंट बात है कि भाई ये अर्थक्वेक होता कैसे है, राइट, ये अर्थक्वेक होता कैसे है। हमेशा आप याद रखना, अर्थक्वेक को जो हम हिंदी में बोलते हैं वो बोलते हैं भूकंप, है ना। बहुत इजी है, तो आई जस्ट एक्सप्लेन यू दी अर्थक्वेक। देखिए, ये है सरफेस, है ना। अब अगर आप बीनीथ दी सरफेस जाओगे, है ना, व्हेन यू गो बीनीथ दी सरफेस,
बीनीथ दी सरफेस, तो क्या होगा? बीनीथ दी सरफेस, यहां पर क्या होते हैं, बहुत सारे स्टोन्स हैं, है ना। अब ये स्टोन्स क्रैक होते हैं, टूटते हैं, राइट। कैसे भी टूट सकते हैं, इट कैन बी व्हाट, इट कैन बी कि लैंड पे बहुत प्रेशर आ जाए, राइट। जब लैंड पे बहुत प्रेशर आएगा तो हो सकता है कि शायद स्टोन क्रैक कर जाए, स्टोन टूट जाए, है ना। तो होता क्या है कि समटाइम्स इवन कभी कभी ह्यूमन इंड्यूस्ड हमें अर्थक्वेक देखने को मिलता है। अब ह्यूमन इंड्यूस्ड अर्थक्वेक का मतलब क्या है? ह्यूमन इंड्यूस्ड अर्थक्वेक का मतलब ये होता है कि जैसे जब आप कोल माइन होती है, आप कोल माइन में क्या करो कि कोल माइन में आप खदान में गए, खदान में आपने बॉम्ब ब्लास्ट किया, उस बॉम्ब ब्लास्ट से एक रिलीज ऑफ एनर्जी हुई। तो अल्टीमेटली होता क्या है, ये पॉइंट होता है बीनीथ दी सरफेस, है ना। एक पॉइंट हमें यहां पर देखने को मिलता है, ये वाला पॉइंट। और ये पॉइंट जो है यहां पर क्या होता है, यहां पर होती है रिलीज ऑफ एनर्जी। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपल सा ये है कि यहां पर हमें एक सिंपल सा फंडा नजर आता है कि आप मुझे खुद बताओ, जैसे कोई भी चीज है ना, कोई भी दो चीजें हैं, वो दो चीजों में टकराती है तो एक एनर्जी क्रिएट होती है, एक वेव क्रिएट होती है। सो व्हेन यू क्लैप ना, तो आपने देखा होगा आपके हाथ यहां भी हिलते हैं, यहां भी हिलता है, राइट। वो क्यों होता है? बिकॉज इट्स अ वेव। तो वेव की तरह एनर्जी फ्लो होती है ना, एनर्जी फ्लो इन अ फॉर्म ऑफ वेव्स, राइट। ये बात तो सबको क्लियर है। होता क्या है कि जब यहां पर कोई भी ब्लास्ट हुआ, हो सकता है कि एक बहुत बड़ा पत्थर है, वो पत्थर क्रैक कर गया, है ना। या ये भी हो सकता है कि आप कोल माइन में थे, कोल माइन में आपने ब्लास्ट किया। या ये भी हो सकता है कि अल्टीमेटली एक रिलीज ऑफ एनर्जी होती है। समटाइम्स व्हाट हैपन, देयर इज अ रिलीज ऑफ एनर्जी। और ये जरूरी नहीं है कि एंथ्रोपोजेनिक हो, एंथ्रोपोजेनिक का मतलब जरूरी नहीं है कि ह्यूमन इंड्यूस्ड हो। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम ये नेचुरल होता है। अर्थक्वेक जो है वो नेचुरल बेसिकली एक्टिविटीज से होता है। तो नेचुरली बेसिकली बीनीथ द सरफेस हमें क्या देखने को मिलता है? हमें देखने को मिलता है दैट इज रिलीज ऑफ एनर्जी। अब उस रिलीज ऑफ एनर्जी की जब हम बात करें, तो रिलीज ऑफ एनर्जी जो होगी, अब यहां पर उसको क्या देखने को मिल रहा है? यहां पर उसको देखने को मिल रहा है, ये तो बीनीथ ऑफ द सरफेस है। यहां पर रिलीज, तो जब एनर्जी रिलीज होगी तो एनर्जी पाथ ढूंढेगी अपना, वो तो मूव करेगी भाई, वेव के फॉर्म में मूव करेगी। और एनर्जी तो फ्रीली, वेव तो जहां पर चाहती है, जहां पर कहां जाना चाहती है, जहां तक उसकी इंटेंसिटी हो। तो पॉइंट वो होता है कि जब रिलीज ऑफ एनर्जी होती है, तो रिलीज ऑफ एनर्जी के चलते वेव्स निकलती हैं, राइट। वेव्स निकलती हैं। पॉइंट ये है कि कुछ वेव्स आपके ऊपर आएंगी, सरफेस सरफेस पे आएंगी। अब जैसे ही सरफेस पे वेव आती है तो क्या होता है? धरती हिलती है, लैंड हिलता है। दैट इज हाउ अर्थक्वेक अकर्स, राइट। दैट इज हाउ अर्थक्वेक अकर्स। जब हम इस पॉइंट को बात करते हैं जहां पर रिलीज ऑफ एनर्जी होती है, उसको बोलते हैं फोकल पॉइंट, इसको बोलते हैं फोकल पॉइंट। वहीं अगर हम इसके परपेंडिकुलर चले जाएं, 90 डिग्री का एंगल बना है सरफेस से, है ना, तो ये जो पॉइंट मिलेगा, इस पॉइंट को क्या बोला जाता है? इस पॉइंट को बोलते हैं एपीसेंटर, एपीसेंटर, है ना। इसको एपीसेंटर बोला जाता है। एंड दैट इज हाउ अर्थक्वेक अकर्स, राइट। तो अर्थक्वेक कैन बी ह्यूमन इंड्यूस्ड, मतलब एंथ्रोपोजेनिक भी हो सकता है, कैन बी ह्यूमन इंड्यूस्ड एंड कैन बी नेचुरल। तो नेचुरल भी बेसिकली अर्थक्वेक हमें देखने को मिल सकता है। तो वही यहां पर बताया गया कि अफगानिस्तान में कल अर्थक्वेक अकर हुआ, एंड जिसके चक्कर में 800 पीपल दे हैव बीन डाइड एंड समवन अराउंड 2800 पीपल दे हैव बीन इंजर्ड, है ना। 2800 से भी ज्यादा लोग इंजर्ड होते हुए नजर आए आपके अफगानिस्तान में। और अर्थक्वेक जो था वो 6.0 मैग्नीट्यूड का बेसिकली अर्थक्वेक था, 6.0 मैग्नीट्यूड का बेसिकली अर्थक्वेक था। ये चीज ध्यान में रखिएगा। नाउ द नेक्स्ट वन, इट इज अबाउट बिहार एसआईआर को लेकर। अब बिहार एसआईआर को लेकर हमें क्या देखने को मिल रहा है? देखो, अच्छा ये बात तो आप सब लोगों को पता है कि बिहार के एसआईआर जो कंप्लीट हुआ था, वो कंप्लीट हुआ था 25 ऑफ जुलाई को। फर्स्ट ड्राफ्ट रोल कब आया? फर्स्ट ड्राफ्ट रोल मतलब फर्स्ट ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल या वोटर लिस्ट ड्राफ्ट 1 अगस्त को आया। और उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने क्लियरली स्टेट किया था कि 1 अगस्त से लेकर 1 सितंबर, मतलब यू हैव 30 to 31 डेज, है ना। और इन डेज के अंदर आप ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हो। तो 1 सितंबर एक डेडलाइन फिक्स की गई थी, एंड दैट डेडलाइन इज अबाउट कि अगर किसी को ऑब्जेक्शन है रिगार्डिंग द ड्राफ्ट रोल को लेकर कि उसका नाम इंक्लूड नहीं किया या एक्सक्लूड कर दिया या कुछ भी, है ना, उसको लगता है कि उसका नाम इंक्लूड नहीं हुआ, उसका नाम एक्सक्लूड हो गया, तो तो वो ऑब्जेक्शन रेज कर सकता है टिल फर्स्ट ऑफ
सितंबर, 1 सितंबर तक बेसिकली वो ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं। पॉइंट इस बात का है कि व्हेन वी टॉक अबाउट द व्हाट, व्हेन वी टॉक अबाउट द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, तो कल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इवन दो डेडलाइन क्लोज हो गई है ऑब्जेक्शन रेज करने की या क्लेम फाइल करने की, राइट, बट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने खुद क्लियरली स्टेट किया कि हम क्लेम को एक्सेप्ट करेंगे जब तक बिहार में इलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट नहीं हो जाता। और बिहार में इलेक्शन प्रोसेस कब स्टार्ट होता है? जब नॉमिनेशन स्टार्ट हो जाता है, राइट। तो लोग जब लोग नॉमिनेशन फाइल करना स्टार्ट कर देते हैं ना, राइट, तब तक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बोला कि जैसे ही नॉमिनेशन डेट स्टार्ट होगी इलेक्शन कंटेस्ट करने की, तब तक हम सारे के सारे ऑब्जेक्शन, सारे के सारे क्लेम ऑब्जेक्शंस को एक्सेप्ट करेंगे। तो खुद लिखा गया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने विल एक्सेप्ट द क्लेम्स ऑन एसआईआर until last day of nor up nomination। तो जैसे ही नॉमिनेशन जो होगा ना, उस नॉमिनेशन के आखिरी दिन तक, राइट, आखिरी दिन तक बेसिकली क्लेम को एक्सेप्ट किया जाएगा, है ना, क्लेम को एक्सेप्ट किया जाएगा, सेज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो क्लियरली लिखा गया इवन एज द डेडलाइन फॉर फाइलिंग क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस टू द ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल ऑफ बिहार एंडेड ऑन मंडे, इवन दो मंडे को एंड हो गया ऑब्जेक्शन रेज करना, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने खुद क्लियरली स्टेट किया, राइट, कि एज पर 24 जून जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का ऑर्डर आया था, एप्लीकेंट जो है वो एप्लीकेशन जो है वो फाइल एक्सेप्ट की जा सकती है, एक्सेप्ट की जाएगी टिल द लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन बिफोर द असेंबली इलेक्शन। ठीक है, तो असेंबली इलेक्शन के लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन तक हम ऑब्जेक्शन एक्सेप्ट कर लेंगे, राइट, ऑब्जेक्शन एप्लीकेशन हम एक्सेप्ट कर लेंगे। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं, मूविंग फर्दर again on the state news। So when we talk about the state page is something which is again, है ना, नॉट इंपॉर्टेंट। आज के न्यूज़पेपर में बिल्कुल भी ऐसे कोई स्टेट न्यूज हमें देखने को नहीं मिलेगी जो हमारे एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो, या बट एक न्यूज जरूर हमें यहां पर देखने को मिल रही है। ठीक है, चलो ये स्पेसिफिक न्यूज है, ये स्पेसिफिक न्यूज बेसिकली तमिलनाडु और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में एक और कंट्रोवर्सी को लेकर बेसिकली एक्सप्लेन करता हुआ चल रहा है। तो लेट मी जस्ट एक्सप्लेन यू दिस स्पेसिफिक न्यूज, तब आपको समझ में आना स्टार्ट होगा कि ये न्यूज क्या है और क्या नहीं है। ठीक है, चलिए तो मैं एक एक करके आपको, मैं पूरा करके पहले तो कंट्रोवर्सी समझा देता हूं, फिर आपको समझ में आएगा। देखिए, जब हम यूनियन गवर्नमेंट की बात करें तो यूनियन गवर्नमेंट ना एक बेसिकली पॉलिसी लेके आई थी 2020 में जिसका नाम था नेशनल एजुकेशन फॉर, और अगर हम यहां पर बात करते हैं तो ये इंडिया की थर्ड एजुकेशन पॉलिसी है ना। फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी जो आई थी वो आई थी 1968 में, सेकंड जो आई वो बेसिकली आई थी 1986 में, और ये जो है ये बेसिकली क्या थी, इट इज अ थर्ड एजुकेशन पॉलिसी। ये थर्ड एजुकेशन पॉलिसी थी, है ना, थर्ड एजुकेशन पॉलिसी थी। और इस पॉलिसी में एक सिंपल सा फंडा, बेसिकली बहुत सारी चीजें थी, है ना, बहुत सारी चीजें बेसिकली इसमें आई थी, लेकिन जो मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट था वो था 3 लैंग्वेज फॉर्मूला। 3 लैंग्वेज फॉर्मूला। अब ये 3 लैंग्वेज फॉर्मूला उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था और बोला था कि सदर्न पार्ट ऑफ दी स्टेट्स में 3 लैंग्वेज फॉर्मूलाज को इंप्लीमेंट किया जाएगा। पॉइंट ये है कि जब ये आया तो तमिलनाडु गवर्नमेंट जो थी, तमिलनाडु गवर्नमेंट ने क्लियरली स्टेट किया दैट वी विल नॉट implement what नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। हम पूरे तरीके से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इवन 3 लैंग्वेज फॉर्मूला भी जो है हम उसको बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करने वाले, है ना, हम उसको एक्सेप्ट नहीं करने वाले। ठीक है, ये चीज तमिलनाडु ने क्लियरली स्टेट कर दिया। अच्छा, तमिलनाडु ने एक और चीज करी, बल्कि तमिलनाडु तो ये अर्ज भी कर रहा है, राइट, तमिलनाडु वाज अर्जिंग to move एजुकेशन, कि एजुकेशन को क्या किया जाए, एजुकेशन को मूव किया जाए टू व्हाट, स्टेट लिस्ट, है ना। तो एजुकेशन को मूव किया जाए फ्रॉम कॉन्करेंट लिस्ट टू स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट में, कॉन्करेंट लिस्ट से स्टेट लिस्ट में क्या कर रहे हैं,
मूव करना है। ये बेसिकली आपका तमिलनाडु गवर्नमेंट का कहना है। तमिलनाडु गवर्नमेंट ये बोलना चाहती है कि कॉन्करेंट लिस्ट है, स्टेट लिस्ट में क्या करिए, आप मूव करिए एजुकेशन को, है ना, एजुकेशन एज एन आइटम को। अगर हम यहां पर बात करें तो अब हुआ क्या, एक और स्कीम चल रही है ना। अब ऐसे समझो, ऐसे समझ में आपको आना स्टार्ट हो जाएगा। एक एक्ट है एजुकेशन को लेकर, है ना, उस एक्ट का नाम क्या है, उस एक्ट का नाम है राइट टू, ये एक चीज हो गई, एक इशू ये चल रहा है, राइट टू एजुकेशन एक्ट, राइट टू एजुकेशन एक्ट, राइट टू एजुकेशन एक्ट ऑफ 2009, है ना। और राइट टू एजुकेशन एक्ट ऑफ 2009 में क्लियरली लिखा गया कि जितने भी प्राइवेट स्कूल्स है, राइट, ऑल द प्राइवेट स्कूल्स, उनको अपनी 25% ऑफ द सीट रिजर्व करनी पड़ेगी फॉर द इकोनॉमिकली एंड सोशली बैकवर्ड स्टूडेंट्स के लिए, है ना। तो 25% ऑफ रिजर्वेशन, 25% रिजर्वेशन है इन प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, है ना, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस मतलब प्राइवेट स्कूल्स में, मेनली स्कूल्स लिखेंगे, यहीं पर ही लिखो, इंस्टीट्यूशन हटा दो, स्कूल्स लिखो, प्राइवेट स्कूल्स में, तो 20% रिजर्वेशन इन द प्राइवेट स्कूल्स, है ना। क्यों है 20% रिजर्वेशन इन द प्राइवेट स्कूल्स, किसके लिए, फॉर सोशियो एजुकेशनल बैकवर्ड चिल्ड्रंस के लिए, है ना। तो 25% का रिजर्वेशन जो है, 25% ऑफ द सीट रिजर्व रहेंगे प्राइवेट स्कूल्स में टू द सोशियो एजुकेशन बैकवर्ड चिल्ड्रंस। पॉइंट इस बात का है कि प्राइवेट स्कूल जो 25% ऑफ द सीट रिजर्व करेंगी, इनको कंपनसेट कौन करेगा, इनको पैसा कौन देगा इन 25% सीट्स का, तो बेसिकली तो जो कंपनसेशन है, वो कंपनसेशन कौन देता है, कंपनसेशन बाय गवर्नमेंट, है ना। गवर्नमेंट कंपनसेट करती है फॉर द रिजर्वेशन। मान के चलो उनकी एक सीट, जैसे मान के चलो कि 100 बेसिकली टोटल सीट्स है एक किसी प्राइवेट स्कूल्स में, जिसमें 75 तो चलो नॉर्मली फिल होंगे, 25 सीट जो है बेसिकली उसमें सोशो इकोनॉमिक एजुकेशनल बैकग्राउंड के लोग आएंगे। पॉइंट इस बात का है, राइट, पॉइंट इस बात का है कि अब उन 25% सीट्स की उनकी फीस कौन देगा, गवर्नमेंट देगी, गवर्नमेंट को बेसिकली देना पड़ेगा। तो ये राइट टू एजुकेशन एक्ट में एक बहुत सिंपल सा फंडा दिया हुआ है कि 25% ऑफ दी सीट जो है रिजर्व रहेंगी प्राइवेट स्कूल्स में फॉर द सोशल इकोनॉमिक बैकवर्ड चिल्ड्रन के लिए, जिसको कंपनसेट कौन करेगा, गवर्नमेंट करेगी। वेरी गुड। एक और चीज है ना, एक और स्कीम है जिसका नाम है समग्र शिक्षा स्कीम, समग्र शिक्षा स्कीम। देखो, अगर हम समग्र शिक्षा स्कीम की जब हम यहां पर बात करते हैं, राइट, तो समग्र शिक्षा स्कीम, है ना, है क्या, इट इज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। किस तरीके की स्कीम है ये, इट इज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। अच्छा, ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम जो है वो है क्या, करता क्या है, इसका मतलब क्या है। अच्छा, दो तरीके की स्कीम होती है, ध्यान में रखना, एक होती है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, एक होती है सेंट्रल सेक्टर स्कीम। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम का मतलब क्या है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम का मतलब होता है जहां पर फंडिंग जो है स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों मिलकर करते हैं। जैसे मनरेगा, तो मनरेगा में 50% फंड यूपी गवर्नमेंट देगा और 50% फंड यूपी में सेंट्रल गवर्नमेंट देगा, है ना। तो 100 रुपए हो गए, तो 100 रुपए में 50% यूपी गवर्नमेंट का शेयर है और 50 रुपए आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का शेयर है। इट इज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। एक और होती है सेंट्रल सेक्टर स्कीम। सेंट्रल सेक्टर स्कीम की जब हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर 100% ऑफ द फंडिंग जो है वो कौन देता है, वो देता है कौन, यूनियन गवर्नमेंट, है ना। तो सेंट्रल सेक्टर जो है उसमें 100% फंडिंग कौन देगा, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्पॉन्सर्ड में शेयरिंग होता है। अब पॉइंट ये कि समग्र शिक्षा स्कीम सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है। अब पॉइंट ये है कि यूनियन गवर्नमेंट ने, राइट, डिनाई कर दिया टू गिव फंड टू तमिलनाडु गवर्नमेंट, राइट, टू तमिलनाडु गवर्नमेंट
अंडर दिस स्कीम, इस स्कीम के अंदर उन्होंने क्लियरली मना कर दिया कि इस स्कीम के अंदर हम तमिलनाडु गवर्नमेंट को पैसा नहीं देंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्लियरली बोल दिया, यूनियन गवर्नमेंट ने क्लियरली बोल दिया। ठीक है, क्यों नहीं देंगे? सिंपल सा रीजन, दैट इज, रीजन क्या है? रीजन क्या है? रीजन इज राइट कि तमिलनाडु फेल्ड टू implement what? National Education Policy 2020। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को वो बेसिकली इंप्लीमेंट करने में फेल हो गया। अब पॉइंट इस बात का है कि तमिलनाडु के पास ऑब्वियसली बात है राइट, जब पहले तमिलनाडु का जो पैसा खर्च हो रहा था वो खर्च हो रहा था 100 रुपए, अब 200 रुपए खर्च हो रहा है क्योंकि यूनियन गवर्नमेंट ने मना कर दिया। अब पॉइंट इस बात का है, तो तमिलनाडु का ये कहना है कि पता है हमें 3000 करोड़ रुपए देने हैं तमिलनाडु स्टेट के प्राइवेट स्कूल्स को, क्योंकि ये 25% ऑफ दी सीट जो रिजर्व थी कंपनसेट तो करना पड़ेगा, हमें 3000 करोड़ रुपए देने हैं। और पॉइंट इस बात का है कि यूनियन गवर्नमेंट हमें इस स्कीम के अंदर पैसा नहीं दे रही, जिसकी वजह से हम कैश क्रंच में हैं। तो वही न्यूज बेसिकली यहां पर लिखी गई, देखो तो वही लिखा गया सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि तमिलनाडु कहां पहुंचा, तमिलनाडु के पास एक ही ऑप्शन है सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट बेसिकली पहुंचा तमिलनाडु, उसने क्या किया, इशू किया नोटिस ओवर द डिनायल ऑफ समग्र शिक्षा फंड टू तमिलनाडु, है ना, कि समग्र शिक्षा फंड जो है उसके अंदर जो फंड नहीं मिला तमिलनाडु को डिनाई कर दिया गया, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस इशू किया टू द यूनियन गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट को बेसिकली नोटिस इशू कर दिया। अब वही चीज यहां पर बताई गई है, एंड दैट इज व्हाट सुप्रीम कोर्ट डिसाइडेड टू स्टेप इन आफ्टर द तमिलनाडु कंप्लेन ऑन मंडे, राइट, कि भाई जो 3000 करोड़ रुपए रीइंबर्स करने हैं, तमिलनाडु ने खुद बोला कि भाई हमारे पास पैसा नहीं है और 3000 करोड़ रुपए ना हमें बेसिकली रीइंबर्स करने हैं प्राइवेट स्कूल्स को, क्यों, क्योंकि एडमिशन दिया था एजुकेशनली डिसएडवांटेज स्टूडेंट्स को, राइट, अंडर द राइट टू एजुकेशन एक्ट, क्यों, क्योंकि सेंटर जो है उसने मना कर दिया कि वो समग्र शिक्षा स्कीम के अंदर अपना शेयर नहीं देगा, अपना पैसा नहीं देगा, है ना, ये चीज यहां पर बताई गई। आगे उन्होंने खुद बोला कि 2009 के एक्ट की बात करते हैं, 2009 का एक्ट मैंने बताया भी था कि 2009 का एक्ट रिक्वायर करता है कि प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट को एडमिट करना पड़ेगा उन चिल्ड्रन को जो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज बैकग्राउंड से आते हैं टू द एक्सटेंट ऑफ 25% ऑफ देयर स्ट्रेंथ इन द एंट्री लेवल क्लास, वो भी फ्री ऑफ चार्ज, जिसको लेकर जो स्टेट गवर्नमेंट है वो उन स्कूल्स को रीइंबर्स करेगी, है ना, उनकी फीस का रीइंबर्समेंट करेगी, ये चीज है। लेकिन पॉइंट ये है कि तमिलनाडु के पास वो कितना उनको रीइंबर्स करना है इस साल, 3000 करोड़ रुपए। पॉइंट ये है कि तमिलनाडु के पास इतना पैसा नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है क्योंकि समग्र शिक्षा स्कीम के अंदर यूनियन गवर्नमेंट ने उनको पैसा नहीं दिया, है ना, यूनियन गवर्नमेंट ने उनको पैसा नहीं दिया, और इसी वजह से कंसर्न रेज होता हुआ आ रहा है, एंड इसीलिए वो पहुंचे सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली इशू जो है वो नोटिस किया, है ना, नोटिस इशू कर दिया टू दी होम, टू दी यूनियन गवर्नमेंट, कि भाई आप क्यों नहीं दे रहे उनको पैसा, है ना, आप क्यों नहीं दे रहे उनको पैसा। चलो नेक्स्ट वन देखो, हमने पहले ही बोला था कि भाई ये बहुत जरूरी है, ये ब्रेन ईटिंग एमोबिया इन्फेक्शन, है ना, क्या है इसका नाम, एमोबिक मेनिंगो इंसेप्लिटिस, मैंने बताया भी था ये ब्रेन ईटिंग अमीबिया है, राइट, ये केरला में बेसिकली एक्टिव है अभी करंट में। ये आपका कहां रहता है, आपके जो आपका क्लोज वाटर है, राइट, क्लोज वाटर में हमें देखने को मिलता है ना, जहां पर फ्री फ्लो ऑफ वाटर नहीं है, जैसे लेक हो गया, पॉन्ड हो गया, वेल्स हो गए, यहां पर हमें देखने को मिलता है। और इसकी मोर्टेलिटी रेट क्या है, दैट इज 97%, मोर देन 97%। और ये एमोबिक मेनिंगो इंसेप्लिटिस जो है वो किससे होता है, नीलगिरिया फ्लारी से, राइट, नीलगिरिया फ्लारी से। तो ये चीज आपको दिमाग में रखने की जरूरत है ना, तो ये चीज जरूर दिमाग में रखना और इसको रिवाइज करो। मैं तो यही बोलूंगा, ये मेनिंगो एमोबिक मेनिंगो इंसेप्लिटिस जो है इसको रिवाइज करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज अगेन इंपॉर्टेंट फॉर एलिट एंड इवन क्लैट, है ना, इवन क्लैट दोनों के लिए बेसिकली इंपॉर्टेंट है, ये दोनों के लिए बेसिकली इंपॉर्टेंट है, ये एलिट और क्लैट दोनों के लिए, तो डू रिमेंबर दैट। चलिए आगे बढ़ते हैं, मूविंग फर्दर, आगे बढ़ो, ये रहा क्या है,
इसरो सीक्स प्रपोजल फ्रॉम साइंटिफिक कम्युनिटी टू स्टडी चंद्रयान 3 डेटा, है ना। तो इसरो ने क्या किया, इसरो ने, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने मंडे को इशू किया आपका क्या, दैट इज अनाउंसमेंट ऑफ अपॉर्चुनिटी, है ना। तो उन्होंने एक अनाउंसमेंट ऑफ अपॉर्चुनिटी बेसिकली इशू किया, जिसमें वो साइंटिफिक एनालिसिस करेंगे और यूटिलाइज करेंगे डेटा का, जितनी भी एक्सपेरिमेंट हुए थे, जो डेटा उन्हें मिला ऑफ ऑल द एक्सपेरिमेंट्स ऑफ चंद्रयान 3। तो चंद्रयान 3 के लैंडर और रोवर को लेकर जितने भी एक्सपेरिमेंट्स हुए थे, उन सब का साइंटिफिक एनालिसिस, है ना, और उन सारे के सारे जो डेटा बेसिकली कलेक्ट हुए, इस डेटा के थ्रू बेसिकली यूटिलाइज किया जाएगा। तो वो चीज यहां पर बताई गई है। तो फाइनली जो चंद्रयान 3 से जितना भी डेटा आया था, उन डेटास को क्या किया जाएगा, राइट, साइंटिफिक कम्युनिटीज को दिया जाएगा, टू ऑल दी साइंटिफिक कम्युनिटीज, जिससे वो चंद्रयान 3 के डेटा को पढ़ सके और हमें लूनर के बारे में कुछ नई इंफॉर्मेशन मिल सके। ठीक है, तो सारे के सारे आपके साइंटिफिक कम्युनिटी को चंद्रयान 3 का डेटा दिया जाने वाला है ना। पहले सिर्फ इसरो के पास था, अब इसरो जो है डिस्बर्स कर रहा है वो इन्फॉर्मेशन टू ऑल दी बेसिकली साइंटिफिक कम्युनिटी के मेंबर्स को, कि जाइए और स्टडी करिए चंद्रयान 3 का डेटा। चलो आगे बढ़ते हैं, और चंद्रयान 4 हमारा जाने वाला है। चंद्रयान 4 बेसिकली आपका प्रपोजल में आ चुका है कि चंद्रयान 4 भी लॉन्च किया जाएगा। चलो, नेशनल न्यूज, मेजॉरिटी ऑफ द न्यूज पॉलिटिकल और लोकल न्यूज़ है, लेकिन हाँ ये चीज देखो, राइट, देखना। अब अगर एक चीज रुकना, हाँ ये रहा। नाउ when we talk about this specific news is again which is very much important from our examination perspective, right? क्या है ये? It is about Supreme Court refuses to entertain plea against a rollout of 20% ethanol blended petrol nationwide, है ना। देखो E20 को लेकर मैंने आपको इथेनॉल ब्लेंडिंग का पूरा फंडा बताया था कि इथेनॉल ब्लेंडिंग होती क्या है ना। तो इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर बेसिकली क्या इशू आया, क्योंकि बहुत सारे लोगों को कंसर्न है E20 से, इथेनॉल ब्लेंडिंग से, कि 20% ऑफ द इथेनॉल ब्लेंड किया जाएगा पेट्रोल के अंदर, राइट। अब पॉइंट ये कि उनका कंसर्न ये है कि जो भी व्हीकल्स हैं, उन व्हीकल्स में E20 फ्यूल अगेन एक्सेप्ट नहीं हो सकता। E20 मतलब इथेनॉल, 20% ऑफ द इथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल जो है वो नहीं आ सकता, जिससे इंजन पे इंपैक्ट आएगा। उनका ये कहना है कि जो आपकी व्हीकल्स है, वो व्हीकल्स बेसिकली खराब हो जाएंगे, है ना, व्हीकल्स जो खराब हो जाएंगे। तो जिसको लेकर बहुत सारे लोगों ने पिटिशन फाइल करी सुप्रीम कोर्ट में, और क्लियरली ये चीज बोला कि गवर्नमेंट को सबसे पहले उस तरीके के इंजन बनाने चाहिए, और उसके बाद E20 मतलब इथेनॉल 20, राइट, आपका आपका ब्लेंडेड पेट्रोल देना चाहिए, पहले से नहीं देना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट में पिटिशन फाइल की गई कि भाई आप 20% इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल को क्या करो, उसके रोल आउट को रोक दो, है ना, उसके सप्लाई को रोक दो। पॉइंट है, सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला एक तो एनवायरमेंट के लिए अच्छा है, हमारी इकोनॉमी के लिए अच्छा है, और आप इसको रोकने की बात कर रहे हैं, ये क्या बदतमीजी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली रिफ्यूज कर दिया कि हम कोई भी पिटिशन जो है एंटरटेन नहीं करेंगे, राइट, जिसमें 20% मतलब E20 इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल जो है उसके रोल आउट को रोकने की बात की जा रही हो, है ना। तो वही यहां पर बोला गया दैट सुप्रीम कोर्ट ऑन मंडे डिसमिस्ड अ पिटिशन, जो कि चैलेंज कर रहा था, राइट, जो कि चैलेंज कर रहा था व्हाट, द नेशन वाइड रोल आउट ऑफ, अरे द नेशन वाइड रोल आउट ऑफ what, the nationwide rollout of 20% ethanol blended petrol, which alleged राइट, कि उनका ये कहना है कि हमारी व्हीकल सूटेड नहीं है E20 के लिए, एंड दैट इज व्हाई वी वांट कि हमें इथेनॉल फ्री पेट्रोल मिले, इथेनॉल फ्री पेट्रोल मिले, जो अनसूटेड व्हीकल्स हैं उन अनसूटेड व्हीकल्स को, राइट, इथेनॉल फ्री पेट्रोल मिले। सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली डिनाई कर दिया कि नहीं, हम बिल्कुल भी ऐसे पिटिशन को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, एंटरटेन नहीं करेंगे, राइट। और यूनियन गवर्नमेंट को बल्कि डिफेंड किया और बोला कि इथेनॉल ब्लेंडेड प्रोग्राम जो है वो एक मेजर है, जिससे इनकम, शुगरकेन फार्मर्स की इनकम बढ़ रही है। तो आप ये सोचो, फार्मर्स की इनकम बढ़ रही है बिकॉज शुगरकेन के थ्रू ही मोलेसिस बनता है, और मोलेसिस से ही हमें इथेनॉल मिलता है, राइट। मेजरली शुगरकेन इज वन ऑफ द सोर्स जिसके थ्रू हम इथेनॉल प्रोड्यूस करते हैं, राइट। और ऑब्वियसली बात है, ये हमारे फॉरेन एक्सचेंज को कंजर्व भी करता है, कि पहले अगर हमें 1000 लीटर ऑफ पेट्रोल की जरूरत थी, अब हम 800 लीटर मंगाएंगे, क्योंकि 20% तो इथेनॉल हो गया, राइट, ये चीज। और तीसरा, पॉल्यूशन को बहुत हद तक रोकेगा। तब ये तीन चीजें हो रही हैं इस प्रोग्राम के थ्रू, और पॉजिटिव हमें देखने को मिल रहा है
तो अगेन वी कैन नॉट एंटरटेन अ पिटिशन जो कि इथेनॉल ब्लेंडेड मतलब E20 राइट पेट्रोल के रोल आउट को रोकने की बात करता हो। ठीक है, ये चीज बताया गया। तो फार्मर्स को भी हेल्प आउट कर रहे हैं, एनवायरमेंट के लिए भी अच्छा है, इकोनॉमी के लिए भी अच्छा है, हमारे फॉरेन रिजर्व को भी बेसिकली कंजर्व करके रखता है। तो हाउ वी कैन स्टॉप दैट। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो फाइनली ट्रम्प साहब पब्लिक के सामने आए और ट्रम्प साहब ने क्या बोला। ट्रम्प साहब जो है उन्होंने ऑफर किया। ट्रम्प साहब ने खुद पता नहीं कैसे स्टेटमेंट देते हुए चल रहा है। ट्रम्प साहब ने ये स्टेटमेंट दिया कि इंडिया ने हमें ऑफर दिया था कि हम 0% बेसिकली आपके ऊपर टैरिफ लगाएंगे। कितना? 0% टैरिफ लगाएंगे, लेकिन इंडिया लेट हो गया और हम एक्सेप्ट नहीं कर पाए। तो उनका वही कहना है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट जो है उन्होंने क्लेम किया मंडे को कि इंडिया ने ऑफर किया था कि वो टैरिफ को रिड्यूस करेगा 0, राइट, 0 कर देगा। इंडिया ने बोला था कि हम 0 कर देंगे टैरिफ, आप भी टैरिफ जो है 0 करो, आप भी टैरिफ 0 करो। लेकिन ट्रम्प साहब ने बोला कि इंडिया जो है वो लेट हो गया था ये प्रपोजल देने में, है ना। उन्होंने बोला कि सजेस्टिंग दैट कि जो एलिस्ट ऑफर था ये बहुत लेट आया, ये बहुत लेट आया, है ना। और उन्होंने डिस्क्राइब किया कि जो इंडिया यूएस रिलेशनशिप है ना वो वन साइडेड डिजास्टर है, राइट, इट इज अ वन साइडेड डिजास्टर। तो कल ट्रम्प साहब ने ट्रुथ सोशल पे पोस्ट डाला, राइट, सोशल मीडिया साइट, राइट, आज आफ्टर जब प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन और आपके जी जिनपिंग से उन्होंने मुलाकात करी एससीओ समिट में, जो कि ताइजिन चाइना में हमें देखने को मिला। उन्होंने खुद यहां पर पोस्ट पे डाला कि उन्होंने ऑफर किया था कि वो कट करेंगे टैरिफ टू नथिंग मतलब टू 0, बट वो बहुत लेट हो रहा था एंड दे शुड हैव डन सो इयर्स अगो, राइट, और इन्हें बहुत सालों पहले कर देना चाहिए था, है ना। ये चीज उन्होंने बोला। आगे चीज उन्होंने खुद बोली कि अंटिल नाउ अभी तक जो अभी तक सिर्फ इंडिया यूएस रिलेशनशिप जो थे वो वन साइड रिलेशनशिप थे, सिर्फ वन साइड रिलेशनशिप थे, है ना। और उन्होंने कुछ बोला द रीजन इज दैट इंडिया हैज चार्ज्ड अस हाई टैरिफ्स। वन साइडेड क्यों थे? क्योंकि इंडिया ने हमारे ऊपर बहुत टैरिफ लगाया था, राइट, और बाकी कंट्रीज से भी ज्यादा हमारे ऊपर टैरिफ लगाते हुए चल रहे थे, जिससे हमारा बिजनेस जो है वो इंडिया में कुछ बेच ही नहीं पा रहे थे, बेच ही नहीं पा रहे थे। और ये टोटली वन साइडेड डिजास्टर था, वन साइडेड डिजास्टर था, मतलब यूएस के लिए डिजास्टर था। ये चीज उन्होंने बताई। अब व्हाइट हाउस के एडवाइजर जो है, एक एडवाइजर है, राइट, व्हाइट हाउस के, जिनका नाम है पीटर नेवरो। पीटर नेवरो ने फॉक्स न्यूज को ये तक बोला, ये देखो ये डेरोगेटरी स्टेटमेंट्स आते हैं, है ना, फॉक्स न्यूज को बल्कि ये बोला कि इंडिया जो है वो यूएस रशिया को लॉन्ड्रोमैट कर रहा है। लॉन्ड्रोमैट मतलब यूएस का पैसा इंडिया में जाता है, इंडिया रशिया से ऑयल लेता है और उसको लॉन्ड्री करके दे रहा है ना, उसके ब्लैक मनी को व्हाइट मनी कन्वर्ट करते हुए दे रहा है। ये चीज उन्होंने बोला। ये तक उन्होंने बोला कि मोदी जी ग्रेट लीडर है, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा व्हाई ही इज गेटिंग टू बेड विद पुतिन एंड चाइनीज प्रेसिडेंट जी जिनपिंग, है ना, व्हेन ही इज द बिगेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, राइट। और ये इंडिया में इंडियन पीपल को अर्ज कर रहे हैं कि राइट कि ये ब्राह्मणिज्म को शो करता है, मतलब एलिटिज्म को शो कर रहा है ना, कि मोदी गवर्नमेंट जो है वो सिर्फ एलिट लोगों के लिए काम करते हुए नजर आ रही है ना, एलिट लोगों के लिए काम करते हुए नजर आ रही है। ये चीज बेसिकली यहाँ पर इंडिया इंडिया मतलब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के व्हाइट हाउस के आपके एडवाइजर ने बोला, ठीक है, ये स्टेटमेंट है। तो दिस इज समथिंग व्हिच इज डेरिवेटरी वन, राइट, वी हैव टू फोकस ऑन दैट। चलो नाउ मूविंग फर्दर, आगे बढ़ेंगे, है ना। अगेन ऑन द नेशनल, अगेन ऑन द नेशनल यूज क्या है भाई, एससीओ को लेकर बात की जा रही है। तो यहां पर एससीओ को लेकर क्या हुआ, यहां पर एससीओ को लेकर वही बताया गया कि पीएम ने सिंपल सा एससीओ समिट में क्लियरली बोला और ओपनली बोला कि देयर आर सम नेशंस, पाकिस्तान का डायरेक्टली नाम नहीं लिया, बट उन्होंने खुद बोला कि देयर आर सम नेशंस जो टेररिज्म को सपोर्ट करते हैं और वो रुकना चाहिए, वो रोकना चाहिए, और ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बल्कि उन सारे नेशंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो विक्टिम है टेररिज्म के, राइट। सो पीएम क्वेश्चंस ओवर द सपोर्ट ऑफ टेररिज्म बाय सम कंट्रीज। ये चीज उन्होंने बोला कि हमें कोऑर्डिनेटेड एक्शन लेना पड़ेगा जिससे टेरर फाइनेंसिंग और रेडिकलाइजेशन को क्या किया जाए, खत्म किया जाए, रेडिकलाइजेशन और टेरर फाइनेंसिंग को खत्म किया जाए। नेक्स्ट वन ये रहा। तो कल प्राइम मिनिस्टर मोदी और व्लादिमीर पुतिन उन्होंने एक कार में बैठकर कम से कम आधे घंटा बात करी, है ना।
दोस्ती तो अलग ही लेवल पे है। तो मोदी जी और आप व्लादिमीर पुतिन ने आज हाफ एन आवर टू 1 आवर बेसिकली उनके कार में ही बेसिकली आपका बात किया, और बायलैटरल बेसिकली अगेन तो एक बायलैटरल मीटिंग भी थी इंडिया और रशिया के बीच में, इंडिया रशिया के रिलेशनशिप को लेकर। और व्लादिमीर पुतिन आपके इंडिया भी आने वाले हैं, दिसंबर मंथ में इंडिया आएंगे, राइट, दिसंबर मंथ में उन्हें इंडिया इंडिया आना है। पॉइंट इस बात का है कि मोदी जी ने जो सामने आया, राइट, जो दोनों के रशिया और इंडिया के ऑफिशियल्स ने दोनों जो सामने रिप्रेजेंट किया, उन्होंने वही बोला कि बेसिकली मोदी जी ने मुलाकात करी पुतिन साहब के ताइजन में, और वही चीज बोला कि आपको ना यूक्रेन में सीज फायर जो है, सीज फायर के प्रोसेस को फास्टन करना चाहिए। एक्सपेडाइट का मतलब होता है टू फास्टन समथिंग, राइट, टू फास्टन करना चाहिए सीज फायर, कहां पर, यूक्रेन में। तो वही बोला गया दैट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मीट विद रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ऑन संडे एंड स्ट्रेस किया द नीड टू एक्सपेडाइट अ सीज फायर इन यूक्रेन, है ना, कि यूक्रेन में हमें क्या करना है, सीज फायर को एक्सपेडाइट करना है, राइट। आगे उन्होंने खुद बोला कि हेड ऑफ द स्टेट आपका समिट था, है ना, शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का ताइजन में। दोनों लीडर्स ने बेसिकली रिअफर्म किया अपना सपोर्ट फॉर स्ट्रेंथनिंग द स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। और अगेन मोदी जी ने अर्ज किया पुतिन साहब को, जस्ट डू एक्सपेडाइट व्हाट, एक्सपेडाइट दी आपका व्हाट, सीज फायर इन द यूक्रेन। चलो आगे बढ़ते हैं, मूविंग फर्दर। This one, overwhelming more requests for exclusion than inclusion after 22nd of August, से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, राइट, बताया गया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने प्रॉपरली चीज बोली, उन्होंने खुद बोला कि 22nd ऑफ अगस्त के बाद वी आर वेरी मच हैप्पी, इसलिए क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को एक्सक्लूजन की रिक्वेस्ट ज्यादा आई, है ना, बल्कि इंक्लूजन की कम है। ये अच्छी बात है। एक्सक्लूजन की रिक्वेस्ट आप बोलोगे अरे अच्छी बात कैसे, एक्सक्लूजन की रिक्वेस्ट का मतलब क्यों आएगी एक्सक्लूजन, क्योंकि लोग अवेयर हैं और लोग चाहते हैं कि उनका दो जगह नाम ना हो, है ना, है ना, तो डबल एंट्री ना हो, अगर किसी की डेथ हो गई हो उसका भी अगर नाम है तो उसका नाम हटवाना, है ना। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बोला कि 22 ऑफ अगस्त के बाद वी आर वेरी मच हैप्पी, क्योंकि इलेक्टोरल ड्राफ्ट रोल में एक्सक्लूजन की रिक्वेस्ट ज्यादा आई है एज कंपैरिजन टू इंक्लूजन। बताया वही गया, उन्होंने बोला कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नोट सबमिटेड ऑन मंडे इन सुप्रीम कोर्ट शोड दैट के रिक्वेस्ट टू डिलीट और एक्सक्लूजन नेम फ्रॉम बिहार ड्राफ्ट रोल ओवरवेल क्लेम फॉर इंक्लूजन फॉर ऑलमोस्ट 6 टाइम्स, मतलब 6 टाइम्स था, ठीक है, 6 टाइम्स था, 6 गुना ज्यादा आपकी रिक्वेस्ट है एक्सक्लूजन को। तो ये अच्छी बात है कि द पीपल आर अवेयर एंड वो खुद नहीं चाहते, वो खुद चाहते हैं कि प्रॉपर आपका एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में ड्राफ्ट रोल हमें दिखाई दे, राइट, प्रॉपर स्ट्रक्चर में हमें ड्राफ्ट रोल दिखाई दे। चलिए आगे बढ़ते हैं, मूविंग फर्दर, आगे बढ़ेंगे ऑन द नेशनल न्यूज। इस नेशनल न्यूज में सिर्फ 2 इंपॉर्टेंट न्यूज़ेस हैं। पहला ये रहा, सुप्रीम कोर्ट सीक रिस्पॉन्स टू ट्रांसजेंडर इंक्लूजन सेक्स एजुकेशन प्ली, राइट, बहुत ही इंटरेस्टिंग सी न्यूज है। यहां पर जो यहां पर बात बताई गई है ना, दैट इज अबाउट व्हाट, दैट इज अबाउट के सुप्रीम कोर्ट में एक पिटिशन फाइल हुई, और एक पिटिशन फाइल हुई, उस पिटिशन में बेसिकली उन्होंने यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड एनसीईआरटी तीनों को बेसिकली आपका टैग किया उस पिटिशन में। और पिटिशन में बेसिकली ये बोला गया कि 2014 में ऑलरेडी नालसा, मतलब नेशनल एजुकेशन, नेशनल आपका लीगल, नेशनल, एक सेकंड रखना, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, राइट, नेशनल नालसा, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 2014 का केस है। उस केस में ऑलरेडी ये चीज क्लियरली स्टेट हो चुकी थी, मैंडेट हो चुका था। इट्स अबाउट व्हाट, इट्स अबाउट कि ट्रांसजेंडर जो है वो बेसिकली क्या होगा, ट्रांसजेंडर इट इज अ थर्ड जेंडर, है ना, ट्रांसजेंडर जो है वो थर्ड जेंडर है। और उसके साथ साथ इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने मैंडेट किया था कि इंटीग्रेशन होना चाहिए ऑफ अ व्हाट, comprehensive sexual education into school education, the directive remain unimplemented। तो यहां पर खुद नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में बोला गया था कि स्कूल एजुकेशन में सेक्स एजुकेशन को भी हमें इंक्लूड करने की जरूरत है, राइट। तो स्कूल एजुकेशन में हमें सेक्स एजुकेशन को भी इंक्लूड करने की जरूरत है। ये चीज बेसिकली आपकी बोली गई थी, है ना, ये चीज क्लियरली बेसिकली स्टेट किया गया था। अब वही है, अभी तक एनसीईआरटी में सेक्सुअलिटी एजुकेशन को इंक्लूड नहीं किया गया। तो स्कूल एजुकेशन में आप कैसे इंक्लूड करोगे, जब आप बुक्स में बेसिकली शो करोगे। पॉइंट इस बात का है कि बुक्स में अभी तक सेक्सुअलिटी एजुकेशन को
कोई भी बात नहीं लिखी गई। तो अगेन विच इज अनइम्प्लीमेंटेड। तो उसी चीज को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने रिस्पॉन्स मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली यूनियन गवर्नमेंट, एनसीईआरटी और सारे के सारे स्टेट्स गवर्नमेंट को भेजा, राइट, और रिप्लाई मांगा है कि भैया हमने 2014 में जो नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में क्लियरली मेंशन किया था कि सेक्सुअलिटी एजुकेशन, जिसमें ट्रांसजेंडर एजुकेशन, ट्रांसजेंडर सेक्स के बारे में भी आप बेसिकली पढ़ाओगे बच्चों को, है ना, वो क्यों अभी तक इंप्लीमेंट नहीं हुआ। तो वही लिखा है दैट सुप्रीम कोर्ट दे हैव ऑट रिस्पॉन्स from the union government, national education and scientific national council of education research and training ncrt and several states petition seeking integration of transgender inclusive comprehensive sexuality education into school curriculum across the country। ठीक है, ये चीज बेसिकली बताया गया। और सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी 2014 में ये चीज बोल दिया था कि स्कूल एजुकेशन में सेक्सुअलिटी एजुकेशन को इंक्लूड करना जरूरी है। वी हैव टू मेक अवेयर, राइट, अबाउट द सेक्सुअल एजुकेशन टू द स्टूडेंट्स, टू आवर यूथ। नाउ दिस वन, तो एक चीज याद रखिएगा, यूनियन गवर्नमेंट ने बेसिकली एक प्रोग्राम लॉन्च किया है, एक बेसिकली वर्जन लॉन्च किया है ना, एक बेटा वर्जन लॉन्च किया, एप्लीकेशन मान लो ऐप लॉन्च किया यूनियन गवर्नमेंट ने। उस ऐप का नाम है आदि वाणी, राइट। आदि का मतलब ट्राइब्स, वाणी का मतलब लैंग्वेज, है ना। तो आदिवासियों, जो ट्राइबल लैंग्वेज है, उन ट्राइबल लैंग्वेज के ट्रांसलेशन को लेकर आदिवाणी एप्लीकेशन यूनियन गवर्नमेंट ने लॉन्च किया। तो जैसे अगर आपको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है ना, तो आपके पास फोन होता है, राइट। आपको कैंटोनी लैंग्वेज से अगर आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है तो वो आप कर सकते हो। पॉइंट इस बात का है कि जो ट्राइबल लैंग्वेजेस है इंडिया के अंदर, अगर हमें उनको ट्रांसलेट करवाना है तो यूनियन गवर्नमेंट ने उसके लिए एप्लीकेशन लॉन्च किया। अभी उसका बेटा वर्जन है, राइट, अल्फा वर्जन नहीं आएगा, दैट इज आदिवाणी, है ना, दैट इज आदिवाणी। तो ये चीज याद रखिएगा। नाउ द नेक्स्ट वन, एक और, तो फाइनली मिजोरम जो है वो एक और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट बन जाएगा जो नेशनल रेलवे नेटवर्क के साथ कनेक्ट होगा। तो मिजोरम विल सून कनेक्टेड टू दी व्हाट, नेशनल रेलवे नेटवर्क, है ना। तो मिजोरम स्टेट भी नेशनल रेलवे नेटवर्क के साथ कनेक्ट होगा। अभी मिजोरम में ट्रेन नहीं जाती, और इवन बहुत सारे नॉर्दर्न सिक्किम में ट्रेन नहीं जाती। आपको सिलीगुड़ी उतरना पड़ता है, जो कि वेस्ट बंगाल में द लास्ट स्टेशन, और फिर वहां से आपको लैंड रूट के थ्रू, राइट, या फिर आप एयर रूट के थ्रू जा सकते हो। रेल रूट के थ्रू आप अभी बहुत सारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट नहीं जा सकते। असम तक जा सकते हो, बट अगेन आप अरुणाचल प्रदेश जा सकते हो, सिक्किम नहीं जा सकते, मिजोरम नहीं जा सकते थे, बट फाइनली अब मिजोरम हो जाएगा सून। कैसे? क्योंकि मोदी जी जब वापस आएंगे, मोदी जी ऐसे वापस आएंगे तो मोदी जी इनॉग्रेट करेंगे 51.38 किलोमीटर का व्हाट, दिस ब्रॉड गेज रेल लाइन। और ये जो ब्रॉड गेज रेल लाइन 51 किलोमीटर की है, ये बेसिकली मिजोरम तक जाएगी और मिजोरम को कनेक्ट करेगी नेशनल रेलवे आपके नेटवर्क से, नेशनल रेलवे नेटवर्क से। ये चीज यहां पर क्लियरली स्टेट किया गया, ठीक है। अच्छा, एक इंफॉर्मेशन है टू ऑल द स्टूडेंट्स, राइट, आज 4 PM, राइट, 4 PM पर हम एक सेशन करने वाले हैं, एंड दैट इज अबाउट अगस्त मंथ का करंट अफेयर्स का राउंड, है ना। तो टुडे, दैट इज 2nd of September, वी विल बी हैविंग व्हाट, अ राउंड अप ऑफ द अगस्त मंथ। तो अगस्त मंथ का हम लोग राउंड अप करने वाले हैं। सो डू मेक श्योर ऑफ दैट कि आप अपने आप को अवेलेबल रखें। 4 PM पर इवनिंग में कर रहे हैं, तो स्कूल गोइंग किड्स भी परेशान नहीं होंगे, स्कूल गोइंग किड्स भी अटेंड कर सकते हैं, एंड इवन जो ड्रॉपर्स है वो भी अटेंड कर सकते हैं। सो या, सो डू अटेंड 4 PM व्हाट, योर अगस्त मंथ का मंथली राउंड, तो डू अटेंड इट, ठीक है, डू अटेंड इट, है ना। हमारी मैराथन तो हो गई है, मैराथन में हमारे 2 रिमेनिंग टॉपिक्स भी बचे थे, क्वांटम कंप्यूटिंग एंड AI, उनको भी मैं एक्सप्लेन करता हुआ चलूंगा आज के सेशन में। तो डू रिमेंबर ऑफ दैट कि आपको वो सेशन अटेंड करना है। अगस्त मंथ का करंट अफेयर्स राउंड अप हम करते हुए नजर आएंगे, ठीक है। चलो, बट फाइनली मिजोरम भी नेशनल रेलवे नेटवर्क के साथ आपका कनेक्ट होता हुआ नजर आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, मूविंग फर्दर, आगे बढ़ेंगे। साइंस पेज नहीं पढ़ना है ना। कल का जरूर इंपॉर्टेंट था, बट आज करें। यहां पर जो बात हो रही है वो बात हो रही है राइज एंड रिस्क ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस इन इंडिया। यहां पर ऑथर ने खुद बोला कि हमारे देश में, देखो हमारे देश में ना हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो बहुत कम लोग बेसिकली लेते हैं। अगर रियलिटी में बताया जाए तो जब तक गवर्नमेंट का प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना नहीं आया था, तब सिर्फ ओनली 20% ऑफ द पीपल जो थे इंडिया के अंदर, वो बेसिकली इंश्योरेंस लिया करते थे, वो भी लाइफ इंश्योरेंस, है ना।
हेल्थ इंश्योरेंस तो अभी भी बहुत सारे लोग नहीं लेते हैं, है ना, बहुत सारे लोग बेसिकली प्रेफर नहीं करते हेल्थ इंश्योरेंस का लेना, बट हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए। हेल्थ इंश्योरेंस को हम मेडिकल इंश्योरेंस भी बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि इंश्योरेंस ना दो तरीके का होता है। इंश्योरेंस ना दो तरीके का होता है, तब आपको थोड़ी सी क्लैरिटी यहां पर मिलती हुई नजर आएगी। चलो यहीं पर बता देते हैं। इंश्योरेंस दो तरीके का होता है। तो जब हम इंश्योरेंस की बात करें तो इंश्योरेंस दो तरीके का, एक होता है लाइफ। अब लाइफ में दो चीजें इंक्लूड होती हैं। एक चीज इंक्लूड होती है आपकी मेडिकल, मेडिकल एंड लाइफ। जैसे एलआईसी आपको लाइफ इंश्योरेंस देता है कि भाई आपकी डेथ के बाद आपके फैमिली मेंबर्स को फाइनेंशियली सपोर्ट किया जाए। मेडिकल, अगर आप हॉस्पिटलाइज हो जाओ, है ना, तो अगेन आपका जो हेल्थ केयर एक्सपेंस है वो बेयर किया जाएगा। तो लाइफ में दो तरीके के टाइप ऑफ इंश्योरेंस आते हैं, मेडिकल और लाइफ। दूसरा जो होता है उसको बोलते हैं जनरल इंश्योरेंस। अब ये जो जनरल इंश्योरेंस है, ये जनरल इंश्योरेंस बेसिकली आपने सुना होगा एनआईसीएल, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, है ना, नेशनल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। आपने सुना होगा न्यू इंडिया अश्योरेंस लिमिटेड, ओरिएंट इंडिया अश्योरेंस लिमिटेड, राइट, है ना। तो ये सारे चार बेसिकली आपकी जनरल इंश्योरेंस कंपनीज हैं। और ये जो चार जनरल इंश्योरेंस कंपनीज हैं, ये गाड़ियों का इंश्योरेंस करती है, जैसे बाइक का इंश्योरेंस करना है ना। बाइक के अलावा एक्सीडेंटल इंश्योरेंस हो गया, है ना, आपका आपका किसी प्रोडक्ट का इंश्योरेंस हो गया। तो अगेन, तो जैसे मान के चलो ये चेयर है, फोन है, आपका फोन इंश्योर्ड होता है, आईफोन इंश्योरेंस आईफोन बोलते हैं ना, आप आईफोन लेने जाते हो इंश्योरेंस करा लो, लैपटॉप लेने जाते हो इंश्योरेंस करा लो, बाइक लेने जाते हो इंश्योरेंस, कार लेने जाओ इंश्योरेंस, राइट। तो ये सारे के सारे बोलते हैं जनरल इंश्योरेंस में। और ये हम जो बात कर रहे हैं लाइफ, और लाइफ में किसके बारे में बात हो रही है? मेडिकल इंश्योरेंस, जिसको हेल्थ इंश्योरेंस भी बोला जाता है, उसके बारे में लिखा गया। हेल्थ इंश्योरेंस का मतलब कि अगर मान के चलो कि मैंने हेल्थ इंश्योरेंस लिया और मेरी तबियत खराब होती है, मैं हॉस्पिटलाइज होता हूं, तो हॉस्पिटल का जो जितना भी बिल है वो बेसिकली कौन बेयर करेगा? दैट इज बाय हु? दैट इज बाय दी व्हाट? इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है। वो होता है मेडिकल या हेल्थ इंश्योरेंस। और इंडिया में वही बताया गया, द राइज एंड द राइज एंड द रिस्क, क्योंकि अगेन प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बताया था ना, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसके चलते जितने भी इकोनॉमिकली डिप्राइव्ड लोग हैं उनको 5 लाख तक का क्या मिल रहा है? 5 लाख तक का इंश्योरेंस मिल रहा है आयुष्मान भारत के अंदर, आयुष्मान कार्ड, राइट। ये चीज याद रखिएगा। तो वही चीज हम देखते हुए चलेंगे। तो ऑथर ने खुद बोला कि जब हम बात करें एक मिनिमल डेफिनेशन जो होती है यूनिवर्सल हेल्थ केयर की, वो क्या है? दैट इज कि हमें क्वालिटी हेल्थ केयर देना है। याद रखना, अगर आप यूनिवर्सल हेल्थ केयर की बात कर रहे हो, उसका मतलब क्या है? दैट इज वी हैव टू प्रोवाइड अ क्वालिटी हेल्थ केयर। क्वालिटी हेल्थ केयर गारंटीड होनी चाहिए सारे के सारे मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी को, इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर एबिलिटी टू पे। मतलब जब हम यूनिवर्सल हेल्थ केयर की बात करते हैं, यूनिवर्सल हेल्थ केयर इज अ हेल्थ केयर जहां पर सारे के सारे आपकी कम्युनिटी के मेंबर्स को हेल्थ केयर देना है, राइट, हेल्थ केयर देना है। और वो हेल्थ केयर कैसी होगी? विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, विदाउट एनी डिफरेंस। सो सारे के सारे कम्युनिटी मेंबर्स को, राइट, विदाउट एनी इकोनॉमिक बैकग्राउंड, उन सबको एक क्वालिटी हेल्थ केयर गारंटी करना, दैट इज व्हाट यूनिवर्सल हेल्थ केयर। और ये चीज बोर कमेटी की रिपोर्ट में बताया गया था इन द ईयर ऑफ 1946। तो 1946 में बोर कमेटी की रिपोर्ट थी, उसमें ये चीज को लिखा गया। बट पॉइंट ये है कि बोर कमेटी को आए हुए 80 इयर्स हो चुके हैं, 80 इयर्स से भी ज्यादा हो चुके हैं। लेकिन अगेन जो हमारा जो बेसिक गोल है ह्यूमन डेवलपमेंट का, दैट इज यूनिवर्सल हेल्थ केयर, हम उसको अचीव नहीं कर पाए, है ना, हम उसको अचीव नहीं कर पाए। हाँ, लेकिन एक इल्यूजन जरूर क्रिएटेड है यूनिवर्सल हेल्थ केयर को लेकर, और ये चीज हम जरूर बोलते रहते हैं कि हमने अचीव कर लिया और हमने हेल्थ इंश्योरेंस को बेसिकली एक्सपेंड किया। लेकिन आप लास्ट 10 इयर्स में देखो तो लास्ट 10 इयर्स में स्टेट स्पॉन्सर्ड हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम बेसिकली बढ़ती हुई नजर आ रही है। और उसके साथ साथ हमारी केंद्र सरकार ने एक स्कीम लॉन्च किया था, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना 2018 में, अंडर दी आयुष्मान भारत, जो कि वन ऑफ द लैंडमार्क है यूनिवर्सल हेल्थ केयर में माना जाता है, राइट। यूनिवर्सल हेल्थ केयर का वन ऑफ द लैंडमार्क माना जाता है। अगर हम बात करें तो ऑथर ने खुद बोला कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंदर जितने भी मेजर स्टेट है उनका खुद का स्टेट हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम है। और मोस्ट ऑफ दी हेल्थ स्टेट हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम जो है वो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के मॉडल पे बेस्ड है ना। तो स्टेट गवर्नमेंट भी आपको हेल्थ इंश्योरेंस देती है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी दे रही है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना अंडर द आयुष्मान भारत, जिसमें जो मैक्सिमम कवर होगा, मैक्सिमम कवर 5 लाख तक का होगा अ हाउस होल्ड, मतलब एक पूरे घर को 5 लाख तक का इंश्योरेंस दिया जाएगा, एक पूरे घर को, है ना। और जितनी भी इंश्योरेंस स्कीम है वो रिस्ट्रिक्टेड है इन पेशेंट केयर, मतलब अगर कोई एडमिट होगा तब जाकर बेसिकली वो
इंश्योरेंस जो है वो रोल प्ले कर पाएगा। ऐसा नहीं है कि आप डॉक्टर के पास दिखाने गए और उस चेकअप में इंश्योरेंस अमाउंट आप देते हुए चल रहे हो, नहीं। आपको एडमिट होना पड़ेगा, आपकी केयर हो रही होगी, तब जाकर हॉस्पिटल को इस इंश्योरेंस के अंदर, तब जाकर आप इंश्योरेंस का बेनिफिट ले सकते हो, राइट। आगे बोला गया द पेशेंट मेकिंग अ चॉइस फ्रॉम अ लिस्ट ऑफ इम्पैनल्ड हॉस्पिटल। हाँ, पेशेंट के पास एक हॉस्पिटल की चॉइस होती है, ऐसा नहीं है कि चॉइस नहीं है, वो एक्सेप्ट कर सकता है कि उसको ये हॉस्पिटल जाना है, उसको ये वाला हॉस्पिटल जाना है। इट कैन बी पब्लिक और प्राइवेट, कुछ भी हो सकता है ना। 2023-2024 की बात करें तो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंदर 58.8 करोड़ इंडिविजुअल को क्या किया गया था, कवर किया गया था, जिसका एनुअल बजट जो था वो 12,000 करोड़ था, जिसमें स्टेट का कंट्रीब्यूशन है 40%। अब आप ये बताओ कि यूनियन 12,000 करोड़ रुपए लास्ट ईयर बेसिकली आपका पूरा का पूरा हेल्थ इंश्योरेंस पे खर्च हुआ, जो कि गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड हेल्थ इंश्योरेंस था, जिसमें से टोटल अमाउंट इज 12,000 करोड़। 40% स्टेट ने बेयर किया, है ना, 40% स्टेट ने कंट्रीब्यूट किया। लेकिन वहीं अगर हम बात करें, अगर हम दोनों को लेके चलें, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लेके चलें और स्टेट हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज को लेके चलें या प्रोग्राम को लेके चलें जो स्टेट गवर्नमेंट चला रही है ना, उन्होंने भी बेसिकली सिमिलर नंबर जो है कवर किया है। उनका भी जो कंबाइंड बजट था, सारे के सारे स्टेट्स का जो कंबाइंड बजट है, दैट इज 16,000 करोड़ रुपीस। तो देखा जाए तो अगर हम प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की बात करें और स्टेट हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम की बात करें, तो इन दोनों को अगर बजट को मिलाएं तो कितना हो रहा है पता है? 28,000 करोड़, 28,000 करोड़। लेकिन ये 28,000 करोड़ भी ना बहुत स्मॉल पोर्शन है, इट इज अ वेरी स्मॉल पोर्शन पब्लिक एक्सपेंडिचर का ऑन हेल्थ, ऑन हेल्थ, है ना। जब हम हेल्थ पे बात करते हैं, हेल्थ पे बहुत कम ये पैसा है, 28,000 करोड़ रुपए। लेकिन ये बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, ऐसा नहीं है, ये अमाउंट बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जैसे गुजरात, केरला, है ना, महाराष्ट्र, इन स्टेट्स की बात करें, इनका तो डेटा अवेलेबल है और बताया गया कि इन स्टेट्स में जो स्टेट हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम है, उनका बजट 8% से 25% पर ईयर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 8 से 20% बढ़ता हुआ नजर आ रहा है पर ईयर, राइट नाउ। तो अल्टीमेटली यहां पर जो ऑथर है, वो ऑथर ये बता रहे हैं कि अभी भी एक यूनियन लेवल पर और बहुत सारे स्टेट्स में हेल्थ इंश्योरेंस पे जितना पैसा खर्च होना चाहिए उतना पैसा बिल्कुल भी खर्च नहीं हो रहा है। आगे बोला गया कि जो फॉल्ट लाइंस हैं, फॉल्ट लाइंस कैन डीपन। ऑथर ने यहां पर खुद बोला कि देयर इज नो डाउट दैट प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एंड स्टेट हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज प्रोवाइड करती हैं क्या, रिलीफ टू दी पुअर पेशेंट्स। और की ऑब्वियसली बात है, जो पुअर पेशेंट्स हैं उनको रिलीफ प्रोवाइड करेगा, है ना। पब्लिक फैसिलिटीज जो है वो ओवर क्राउडेड है, अनसब स्टैंडर्ड है, राइट, और उनको हम एक वाइडर ऑप्शन देते हैं एक रिड्यूस कॉस्ट पर, राइट। आगे बोला गया कि ये जो स्कीम्स हैं, दे आर नॉट सब्स्टिट्यूट फॉर साउंड यूनिवर्सल हेल्थ फ्रेमवर्क, है ना, एंड दे हैव अ मेजर इफेक्ट, सम ऑफ व्हिच कुड वर्सन द फॉल्ट लाइंस ऑफ इंडिया हेल्थ केयर सिस्टम। ठीक है, फर्स्ट सबसे पहले अगर हम यहां पर बात करते हैं, राइट, तो हेल्थ इंश्योरेंस प्रमोट करता है क्या, व्हाट, फॉर प्रॉफिट मेडिसिन, राइट। तो हेल्थ इंश्योरेंस आपको क्या प्रमोट करता है, फॉर प्रॉफिट मेडिसिन, मतलब फ्री दवाइयां भी देता है, राइट, फ्री दवाइयां भी देता है। आगे उन्होंने खुद बोला कि 2/3 ऑफ दी जो बजट है ना, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का, वो खर्च हो जाता है प्राइवेट पर, जो कि प्रॉफिट ओरिएंटेड हॉस्पिटल्स हैं। तो आप खुद सोचो कि 12,000 करोड़ रुपए जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में खर्च होता है, उसका 2/3 मतलब 8,000 करोड़ रुपए वो सिर्फ प्राइवेट हॉस्पिटल्स के बिल पे करने में चला जाता है, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ दी जो पेशेंट्स हैं वो प्रेफर करते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल में अपना इलाज कराना। और प्राइवेट हॉस्पिटल्स अगेन प्रॉफिट ओरिएंटेड आपकी क्या है, हॉस्पिटल्स होते हैं, प्रॉफिट ओरिएंटेड हॉस्पिटल्स होते हैं। स्टेट हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी का ऐसा कोई हमें फिगर नहीं देखने को मिला जहां पर उन्होंने बताया कि हमने पब्लिक और अगेन पब्लिक हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल्स पे हमने कितना पैसा खर्च किया, है ना, ये चीज बताई गई। आगे उन्होंने बोला कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की रीसेंट स्टडी की गई 6 स्टेट्स में, और बहुत ही डिफरेंट हमें देखने को मिला, बहुत ही लिटिल डिफरेंस हमें देखने को मिला हॉस्पिटलाइजेशन रेट्स में, बहुत ही कम डिफरेंस हमें देखने को मिला। लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल्स का यूटिलाइजेशन जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, कि लोग अपना, इवन द पुअर पीपल, दे वांट देयर ट्रीटमेंट इन द प्राइवेट हॉस्पिटल्स। दैट इज समथिंग विच इज वेरी मच कंसर्निंग, क्योंकि आप पब्लिक हेल्थ केयर को कहीं ना कहीं आप डीमीन करते हुए चल रहे हो, पब्लिक हेल्थ केयर स्ट्रक्चर को आप डीमीन करते हुए चल रहे हो। हमारा मेन फोकस क्या होना चाहिए, हमारा मेन फोकस होना चाहिए कि हमें पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को इतना स्ट्रेंथन करना है कि इंश्योरेंस तो ठीक है, लेकिन उन हॉस्पिटल्स में भी एक स्टैंडर्ड लेवल पर राइट इलाज मिले, है ना।
सारे के सारे हॉस्पिटल्स एम्स लेवल पे होना चाहिए, है ना? लोग प्राइवेट की तरफ क्यों जा रहे हैं? तो उस चीज को हमें बेसिकली इन्फोर्स करना है। तो आगे सेकंड प्रॉब्लम क्या है? सेकंड प्रॉब्लम ये कि हेल्थ इंश्योरेंस टिल्ट होता है किसकी तरफ? टिल्ट दी हेल्थ केयर सिस्टम टुवर्ड हॉस्पिटलाइजेशन। और ऑथर ने खुद बोला कि हेल्थ इंश्योरेंस ना हेल्थ केयर सिस्टम को मूव कर देता है हॉस्पिटलाइजेशन की तरफ। व्हेन इन्वेस्टमेंट इन द प्राइमरी एंड आउट पेशेंट केयर में बी मोर अर्जेंट। अब आप खुद सोचो, अगर लोगों का इलाज, है ना, अर्ली स्टेज पे ही कर दिया जाए तो अगेन कितना सही होगा? तो वही बोला गया कि जो अगर हम इन्वेस्टमेंट करें प्राइमरी हेल्थ केयर और आउट पेशेंट हेल्थ केयर पर, है ना, तो ऑटोमेटिकली हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत तब पड़ती है जब तबीयत आपकी बहुत ज्यादा खराब हो जाए, लेकिन जब तबीयत खराब थी तभी अगर हम प्राइमरी हेल्थ केयर या फिर आउट पेशेंट केयर में ओपीडी में अगर हम दिखा देते तो हमें हॉस्पिटलाइजेशन, बहुत सारे लोग हॉस्पिटलाइज नहीं होते। तो मेनली जो हमारा खर्चा है वो खर्चा किस पे होना चाहिए? प्राइमरी और आउट पेशेंट केयर पर, हेल्थ केयर पर, ना कि हॉस्पिटलाइजेशन पर। क्लियर? ये चीज आगे बोला गया कि हमें प्राइमरी हेल्थ केयर को क्या करना है? स्ट्रेंथन करना है। वो बल्कि नॉट ओनली इंश्योर एक्सेसिबल ट्रीटमेंट बट रिड्यूस करेगा अननेसेसरी हॉस्पिटल की विजिट एंड देयर मेडिकल बर्डन, है ना? अपने मेडिकल बर्डन को भी क्या करता हुआ नजर आएगा? रिड्यूस करता हुआ नजर आएगा। वही बोला गया कि अननेसेसरी हॉस्पिटल विजिट नहीं होगी, हॉस्पिटलाइजेशन नहीं होगा, फाइनेंशियल बर्डन भी बेसिकली गवर्नमेंट के बजट में हमें कम देखने को मिलेगा। और अभी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंदर उन्होंने एल्डरली सिटीजन रिस्पेक्टिव ऑफ एनी इकोनॉमिक बैकग्राउंड यू आर, अगर आपकी उम्र 70 साल हो या उसके ऊपर है, आपको ये मिलेगा, है ना? प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंदर आपको ये मिलने वाला है, राइट? बिकॉज क्योंकि उनके लिए रिस्क ज्यादा होता है और वहां पर और एक्सपेंस बढ़ता हुआ नजर आएगा। ये तो क्लियर है कि आपने 70% के ऊपर के लोगों को, 70% या 70% के ऊपर के लोगों के रिस्पेक्टिव ऑफ एनी 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 इकोनॉमिक बैकग्राउंड यू बिलोंग टू, आप उनको इंश्योरेंस देते हुए चल रहे हो ना, राइट? तो उससे और ज्यादा आपका बर्डन बढ़ता हुआ नजर आएगा, ये है। लेकिन अगेन आपको मेन फोकस करना चाहिए और पैसा स्पेंड करना चाहिए, एक्सपेंडिचर करना चाहिए कहां पर? ऑन दी व्हाट? ऑन दी दिस वन, क्या बोलते हैं, प्राइमरी एंड आउट पेशेंट केयर पर, है ना? ये चीज, तो ये चीज यहां पर ऑथर बता रहे हैं, राइट? आगे ऑथर क्या बोल रहे हैं? दैट इज हॉस्पिटल एंड दिस आपका डीक्रिमिनलाइजेशन, है ना? फोर्थ यहां पर ऑथर ने जो रीजन, फोर्थ आपने जो प्रॉब्लम यहां पर ऑथर ने स्टेट करी, वो बोला कि जो टारगेटेड हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है वो एक डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट करती है इंश्योर्ड और अनइंश्योर्ड पेशेंट में। अभी हो सकता है कि बेसिकली हमें अभी चलो गाइज, अभी अपन थोड़ा लैपटॉप पे लेते हुए चलेंगे, है ना? जस्ट गिव मी अ मिनट।
Hello. Yeah, I think she is visible to all of you or not? Now visible to everyone. Just do let me know in the chat box. Hello. Yeah, I think she is. Yeah, चलिए, है ना? थोड़ा सा आज अपन को फिर से बेयर करना पड़ेगा फॉर 10-15 मिनट्स, है ना? बस थोड़े से टॉपिक बचे हुए हैं, बाकी अपना डन एंड डस्टेड है आज का एनालिसिस, राइट? चलो, सो वी वर ऑन दिस वन, ठीक है। तो वही चीज हमने अगेन तीन चार चीजें पढ़ी कि प्रॉब्लम बेसिकली हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर क्या था, वो हमने देखा यहाँ पर, है ना। अब यहाँ पर जो फोर्थ चीज हमें बताया गया कि भाई हम जो डिस्क्रिमिनेशन करते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स और गवर्नमेंट गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, एंड इवन प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी जो बेसिकली प्रेफर किया जाता है किसको, अनइंश्योर्ड पेशेंट को। क्योंकि अब आप कुछ सोचो कि क्या होता है, जैसे मैं अगर प्राइवेट हॉस्पिटल ओन करता हूँ, है ना, एंड मेरे पास कोई पर्सन आया एंड दैट पर्सन हैज एन इंश्योरेंस, तो वो मुझे पता है कि भाई मुझे डायरेक्टली पैसा नहीं देगा, सरकार मुझे पैसा देगी, और अगेन मुझे बिलिंग करनी पड़ेगी, लॉट ऑफ स्टफ बेसिकली वी हैव टू डू, है ना। अब अगर हम यहाँ पर बात करें, राइट, तो आप खुद बताओ प्राइवेट हॉस्पिटल्स किनको प्रेफर करेगा, उनको प्रेफर करेगा जो पैसा देंगे, मतलब जो अनइंश्योर्ड पेशेंट्स हैं, क्योंकि उनसे वो कॉमर्शियली चार्ज कर सकता है हाइयर हेल्थ केयर के लिए, राइट, सॉरी, हाइयर चार्ज कर सकता है आपके हेल्थ केयर के लिए, ये चीज यहाँ पर बोला गया। फिफ्थ अगर हम यहाँ पर बात करें, तो फिफ्थ क्या है कि जब हम हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स की बात करते हैं, राइट, दे हैव देयर ओन कंप्लेंट अबाउट हेल्थ इंश्योरेंस इंक्लूडिंग लो रीइंबर्समेंट रेट एंड लॉन्ग डिले, है ना। तो जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स होते हैं ना, उनकी खुद एक सबसे बड़ी कंप्लेन है, एंड दैट इज व्हाट, दैट इज कि हमें जो पैसा मिलता है, हमें जो रिइंबर्समेंट मिलता है, वो बहुत लेट मिलता है और बहुत कम मिलता है ना। ये उनका खुद कहना है। तो आप खुद सोचो, जब गवर्नमेंट जो है, जब रिइंबर्समेंट कम करेगी और रिइंबर्समेंट आपका, है ना, रिइंबर्समेंट जो है वो कम करेगी, और इसके साथ साथ आपका 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 डिले करते हुए चलेगी, तो प्राइवेट हॉस्पिटल जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं, है ना, वो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स ऑब्वियसली बात है कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करेंगे उन पेशेंट्स के साथ जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के इंश्योरेंस इंश्योरेंस लेके आ रहे हैं, राइट। सो ये खुद यहाँ पर एक डेटा के थ्रू यहाँ पर रिवील किया गया कि नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ने खुद रिवील किया कि कुछ महीने पहले कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंदर अभी भी 12,161, मतलब 12,161 करोड़ रुपीज पेंडिंग है। मतलब गवर्नमेंट को 12,161 आपके करोड़ रुपीज पे करने हैं टू दी प्राइवेट हॉस्पिटल्स को, टू दी प्राइवेट हॉस्पिटल्स को, राइट। और लास्ट में जो प्रॉब्लम यहां पर बताएगी, बट इट्स नॉट द लीस्ट वन, दैट इज कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में बहुत करप्शन और बहुत अब्यूज है ना, बहुत करप्शन, बहुत अब्यूज है। 10 रुपए की चीज होती है, 10 रुपए का आपका ऑलरेडी 10 रुपए का ट्रीटमेंट होता है, एंड प्राइवेट हॉस्पिटल्स बिल बनाते हैं 100 रुपीज का। तो बहुत इरेगुलरिटीज हमें यहाँ पर देखने को मिलती है आपके हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर, राइट, जिसके चक्कर में पेशेंट्स सीरियस फाइनेंशियल और हेल्थ केयर से, हेल्थ रिस्क से आपका एक्सपोज हो जाता है। तो अल्टीमेटली हमने ये देखा कि क्या क्या प्रॉब्लम्स है। पहली प्रॉब्लम्स क्या है, पहली प्रॉब्लम्स है कि हेल्थ इंश्योरेंस प्रमोट करती है प्रॉफिट मेडिसिन को, है ना, प्रॉफिट मेडिसिन को बेसिकली प्रमोट करती है। तो पहली पहली प्रॉब्लम तो ये है कि आपने ट्रीटमेंट दे दिया, लेकिन ट्रीटमेंट के बाद जो मेडिसिन है, उन मेडिसिन पे आपको कहीं ना कहीं पैसा देना पड़ेगा। दूसरा जो है, दूसरी प्रॉब्लम क्या है, दैट इज कि हेल्थ इंश्योरेंस टिल्ट है किसकी तरफ, हॉस्पिटलाइजेशन की तरफ। फोकस किसकी तरफ होना चाहिए कि प्राइमरी और आउट पेशेंट हेल्थ केयर को हम क्या कर सके, हम स्ट्रेंथन कर सके, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन कर सके। थर्ड क्या है कि सीरियस यूटिलाइजेशन हो आपका किसका, प्रॉब्लम्स का, है ना, सीरियस यूटिलाइजेशन होना चाहिए प्रॉब्लम्स का। तो ये बेसिकली कुछ आपके रीजंस बताए हैं, है ना। फोर्थ रीजन जैसे कि डिस्क्रिमिनेशन होता है हेल्थ केयर प्रोवाइडर, मतलब जो हॉस्पिटल्स हैं, है ना, इंश्योर्ड और अनइंश्योर्ड पेशेंट्स के बीच में। फिफ्थ क्या है कि जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर है ना, उनको दे हैव टू, प्रोवाइडर्स दे हैव देयर ओन कंप्लेंट अबाउट हेल्थ इंश्योरेंस, राइट। तो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स जो है हॉस्पिटल से, उनकी खुद एक आपकी प्रॉब्लम है। द प्रॉब्लम इज अबाउट व्हाट, द प्रॉब्लम इज अबाउट कि भैया उनका जो रियम्बर्समेंट है वो बहुत डिले होता है और बहुत कम आता है, राइट। तो दीज आर समथिंग, है ना, जो कि हेल्थ इंश्योरेंस इन इंडिया में प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है, राइट। तो डू रेट, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एडिटोरियल एंड यू विल गेट अ लॉट ऑफ नॉलेज अबाउट कि इंश्योरेंस क्या है और इंश्योरेंस को लेकर क्या प्रॉब्लम हमारे देश में देखने को मिलती है।
लास्ट में सिस्टम इज प्रॉफिट ड्रिवन। ऑथर ने खुद यहाँ पर बोला कि इंडिया का जो हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है वो मेजरली बहुत पुअर है ना। और हमें फोकस करना चाहिए हेल्थ, प्राइमरी हेल्थ केयर एंड आउट पेशेंट हेल्थ केयर के इंफ्रास्ट्रक्चर पर। अगर लोग वहीं पर अपना ट्रीटमेंट करा लेंगे ना तो लोगों को हॉस्पिटलाइज होने की जरूरत नहीं है ना। ये चीज ऑथर ने खुद बोला कि वी आर नॉट डिनाइंग कि सोशल हेल्थ इंश्योरेंस नहीं होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए सोशल हेल्थ इंश्योरेंस, यूनिवर्सल हेल्थ केयर फ्रेमवर्क का पार्ट होना चाहिए, राइट। आप खुद देखो कनाडा और थाईलैंड जो है, दीज आर दी टू एग्जांपल्स जहां पर सोशल हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो बेसिकली आपका यूनिवर्सल हेल्थ आपके कवरेज का फ्रेमवर्क का हिस्सा है। और इंडिया का जो हेल्थ केयर सिस्टम है वो प्रॉफिट ड्रिवन है, तो इंडिया प्रॉफिट ड्रिवन हेल्थ केयर सिस्टम है जो रिफ्लेक्ट करता है डेकेड ऑफ आपका सीवियर अंडर इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज। तो ये चीज यहाँ पर है। चलो आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन। तो नेक्स्ट एडिटोरियल की जब हम बात करते हैं तो नेक्स्ट एडिटोरियल इज अबाउट रीथिंकिंग कार्बन प्राइसिंग एंड टैक्सेस, है ना। देखो यहां पर जो बात हो रही है वो बात हो रही है यूनाइटेड किंगडम के कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म की, है ना। कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म की। सो एक चीज आप मेक श्योर करना, राइट, कि हम कल के सेशन में ये जरूर हम कवर करते हुए चलेंगे कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। तो कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म आपको ब्रीफली समझा देता हूँ, फिर अपन कल पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे कार्बन क्रेडिट क्या होता है एंड ये यूनाइटेड किंगडम जो है वो क्या कैसे लगा रही है ना। वैसे है आसान, कई बार मैंने आपको बताया हुआ भी है कि कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म होता क्या है, बट आई गिव यू ब्रीफ आइडिया अबाउट दिस टेक्स्ट। तो ये बेसिकली क्लियरली स्टेट करता है कि अगर किसी नेशन में कोई भी चीज कोई भी गुड्स बन रही है और उस गुड्स को बनाने में कार्बन एमिशन होता है और वो गुड्स यूरोप में अगर एक्सपोर्ट होगा, है ना, यूरोप में अगर वो आ रहा है, वो गुड्स आ रहे हैं, तो यूरोपियन कंट्रीज मतलब यूरोपियन जो यूके अगर यूके में जो वो गुड्स आ रहे हैं तो यूनाइटेड किंगडम जो है वो उन गुड्स के ऊपर एक नया टैक्स लगाएगी, दैट इज कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, जिससे जो भी पैसा इकट्ठा होगा उस टैक्स के थ्रू वो पैसा वो पैसा क्लाइमेट चेंज के मिटिगेशन और अडेप्शन में खर्च किया जाए, राइट। मैं फिर से आपको एक्सप्लेन करता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा। मान के चलो देयर आर टू इंडस्ट्री, एक इंडस्ट्री है इंडिया में और एक इंडस्ट्री है आपकी यूएस में, और दोनों की दोनों इंडस्ट्री ना आपकी स्टील और एल्यूमिनियम को मैन्युफैक्चर करते हैं, स्टील बनाती है और एल्यूमिनियम बनाती है। पॉइंट इस बात का है कि इंडिया में जो कंपनी इंडस्ट्री बना रही है स्टील और एल्यूमिनियम, उससे बहुत ज्यादा कार्बन एमिशन होता है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में जो इंडस्ट्री स्टील और एल्यूमिनियम बना रही है वहां पर बिल्कुल भी आपका कार्बन एमिशन नहीं होता। क्यों नहीं होता? इसलिए नहीं होता बिकॉज वो ग्रीन टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं, राइट, ग्रीन टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं, ग्रीन टेक्नोलॉजी मशीनरी का यूज कर रहे हैं, इसी वजह से कार्बन एमिशन नहीं हो रहा। लेकिन बनी तो दोनों स्टील और एल्यूमिनियम, फाइनल प्रोडक्ट तो स्टील एल्यूमिनियम निकला, है ना। अब इंडिया का स्टील एल्यूमिनियम यूके में गया और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का स्टील एल्यूमिनियम आपका यूके में गया। इंडिया का जो स्टील और एल्यूमिनियम यूके में एक्सपोर्ट हुआ उसके ऊपर एक नया टैरिफ तो लगेगा, लेकिन एक नया टैक्स भी लगेगा, दैट इज कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, जिसका सिंपल सा पर्पस है कि आपके देश में ये प्रोडक्ट बना और इस प्रोडक्ट को बनाने में कार्बन एमिशन बहुत हुआ, तो हमें कहीं ना कहीं उस कार्बन एमिशन को कट डाउन करने के लिए स्टेप्स लेने पड़ेंगे, है ना, मिटिगेशन और रिडक्शन करना पड़ेगा। पॉइंट उसी बात का है कि मिटिगेशन और रिडक्शन की जब हम यहाँ पर बात करें, राइट, मिटिगेशन और रिडक्शन की अगर हम यहाँ पर बात करें तो मिटिगेशन और रिडक्शन इसी पैसों से किया जाएगा, लेकिन यूएस से जो स्टील एल्यूमिनियम आया उसके ऊपर वो टैक्स नहीं लगाया जाएगा, राइट, उसके ऊपर वो टैक्स नहीं लगाया जाएगा। ये चीज यहाँ पर क्लियर। तो कल हम पढ़ते हुए चलेंगे, जो कि आपको बताया अभी देखो हमने लिखा भी हुआ है कि एल्यूमिनियम और आयरन और स्टील के जो रेट है ना वो बेसिकली बढ़ते हुए नजर आएंगे यूके के अंदर 6% तक। क्यों? बिकॉज ऑफ दी आपका कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म के चलते। चलो आगे बढ़ते हैं, मूविंग फॉर अगर आपको इंडिया यूएस रिलेशनशिप के बारे में पढ़ना है ना तो मैं आपको ये बोलूंगा कि आप ये पढ़ सकते हो, इट्स अ डेटा पॉइंट, राइट, जो कि आपको ये भी बताएगा कि टैरिफ के चक्कर में हमारी कौन कौन सी इंडस्ट्रीज पे इम्पैक्ट पड़ने वाला है, राइट। ये भी बताएगा कि हमारे रिलेशनशिप क्यों स्ट्रांग होने चाहिए, राइट, और ये भी बताएगा कि हम लोगों ने कहाँ का कोलैबोरेट किया। तो आई वुड बी रिकमेंडिंग कि आप एक बार इसको डू गिव इट अ रीड, आपको बहुत सारे इंडिया यूएस रिलेशनशिप में पॉइंटर्स मिलते हुए नजर आएंगे। जैसे यहाँ पर स्ट्रेटेजिक कोलैबोरेशन की बात की गई, तो बताया गया स्ट्रेटेजिक कोलैबोरेशन में डिफेंस एंड सिक्योरिटी की बात करें तो ज्वाइंट एक्सरसाइजेस हमारी होती है, राइट, ज्वाइंट ज्वाइंट एक्सरसाइजेस हमारी होती है। अब आपको बताना है कि कौन सी ज्वाइंट एक्सरसाइज बेसिकली इंडिया यूएस के बीच में होती है।
है ना, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। एविएशन की बात करें तो यूएस जो है इंडिया का बहुत बहुत बड़ा की पार्टनर है एविएशन बूम में, है ना, हमें बहुत एयरक्राफ्ट मॉडर्नाइजेशन में बहुत मदद करता है, क्लाइमेट एंड क्लीन एनर्जी में कोलैबोरेट करते हैं हम लोग, राइट, हेल्थ केयर फार्मा में हम लोग कोलैबोरेट कर रहे हैं, स्पेस में अभी हमने निसार भेजा, है ना, ये चीज हम इधर भी कोलैबोरेट करते हुए चलते हैं, राइट। तो ये चीज बेसिकली बताई जा रही है कि इंडिया और यूएस रिलेशनशिप क्यों इंपॉर्टेंट है, और अभी जो टैरिफ लगने से, राइट, सबसे ज्यादा इम्पैक्ट किस पे पड़ेगा, जेम एंड ज्वेलरीज पे पड़ेगा, टेक्सटाइल एपरल पे पड़ेगा, एग्रीकल्चर पे पड़ेगा, और लेदर और फुटवेयर पे बेसिकली पड़ने वाला है, ठीक है, सबसे ज्यादा इम्पैक्ट जेम एंड ज्वेलरीज पे पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, मूविंग फर्दर ऑन दी इकोनॉमिक न्यूज ऐसी कुछ नहीं है जो हमारे एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो, राइट। सो वी डायरेक्टली जंप ऑन टू दी वर्ल्ड न्यूज। तो वर्ल्ड न्यूज की बात करें, दो इंपॉर्टेंट न्यूज है। पहली इंपॉर्टेंट न्यूज है आपकी इंडोनेशिया में जो थाउजेंड्स ऑफ पीपल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कि क्या हुआ, कुछ दिनों पहले इंडोनेशिया के पार्लियामेंट ने एक लॉ पास किया, है ना, और इंडोनेशिया के पार्लियामेंट ने एक लॉ पास किया एंड दैट लॉ क्लियरली स्टेट्स, राइट, वो लॉ क्लियरली स्टेट करता था एंड दैट इज कि जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है इंडोनेशिया के, उन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को हाउसिंग अलाउंस दिया जाएगा। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो हाउसिंग अलाउंस दिया जा रहा है ना, वो 10 टाइम्स हाइयर है जो मिनिमम वेज होती है जकार्ता के अंदर, मतलब 10 गुना ज्यादा है, 10 गुना ज्यादा है इंडोनेशिया के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को जो हाउसिंग अलाउंस मिल रहा है। एंड इसी के चलते थाउजेंड पीपल दे हैव गैदर्ड द प्रोटेस्ट, है ना, वो प्रोटेस्ट किया, जिसके चलते इंडोनेशिया की गवर्नमेंट को मिलिट्री डिप्लॉय करनी पड़ी, आप ये समझिए, मिलिट्री, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ नाउ वी टॉक अबाउट द अदर वन। सो इट इज अबाउट व्हाट इज इट अबाउट, it is about Disha Naike makes surprise Kachwatevu visit, vows to protect Sri Lankan territory। तो इंडिया और श्रीलंका के बीच में एक टेरिटरी, डिस्प्यूटेड टेरिटरी है जिसको हम बोलते हैं कचवतेवु आइलैंड या कचवतेवु आइलैंड, है ना, जो 1971 तक इंडिया की टेरिटरी थी, बट 1971 में इंदिरा गांधी की सरकार ने वो सीड कर दी थी, मतलब वो टेरिटरी दे दी थी टू दी श्रीलंका। लेकिन पॉइंट इस बात का है कि व्हेन वी लुक इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई भी प्रोविजन नहीं है जो कि ये स्टेट करता हो कि गवर्नमेंट जो है वो टेरिटरी सीड कर सकती है किसी दूसरे कंट्री को, मतलब इंडिया में कोई टेरिटरी इंडिया की टेरिटरी बन सकती है, राइट, लेकिन इंडियन टेरिटरी किसी दूसरी कंट्री को नहीं दी जा सकती। तो एक टेरिटोरियल डिस्प्यूट बना हुआ एक छोटा सा आइलैंड है ना, उस आइलैंड के सिग्निफिकेंस को हम समझते हुए चलेंगे, राइट। कल के सेशन में मैं कचवतीवु आइलैंड भी आपको समझाता हुआ चलूंगा, कचवतीवु आइलैंड वाला डिस्प्यूट आपको समझाता हुआ चलूंगा प्रॉपर डीजी बोर्ड पे, जिससे आपको पूरी क्लैरिटी मिलती हुई नजर आए, ठीक है। चलो, so yeah, so guys, this is what the analysis of today's newspaper, है ना, this is what the analysis of today's newspaper। I hope आपको यहाँ पर क्लैरिटी मिली हो, आपको यहाँ पर समझ में आया हो, राइट, आज के न्यूज़पेपर के बारे में। मैंने आपको बोला था वैसे आज का न्यूज़पेपर क्रिस्प और शॉर्ट होगा, जहां पर हम बोलते हैं कि जहां पर क्रिस्प और शॉर्ट की बात करते हैं वहां पर वो लेंथी हो जाता है, राइट, कल से भी लेंथी हो गया वैसे देखा जाए तो। या सो गाइस, दिस इज व्हाट द एनालिसिस ऑफ टुडेस न्यूज़पेपर, क्योंकि एडिटोरियल्स आज इंपॉर्टेंट है, तो हेल्थ इंश्योरेंस वाला एडिटोरियल इज समथिंग व्हिच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अगेन इसको भी रीड करिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड अगेन आई वुड आल्सो बी रिकमेंडिंग कि ये भी आप रीड करो, इंडिया यूएस वाला, है ना, इंडिया यूएस भी बेसिकली आपको रीड करते हुए चलना है। सो या, सो गाइस, दैट्स इट, है ना। बाकी मिलते हैं अपन कल के सेशन में। कल के सेशन में मुझे कचवतीवु आइलैंड आपको समझाना है, तो कचवतीवु आइलैंड में आपको समझाता हुआ चलूंगा, राइट। सो यार, सो गाइस दैट्स इट, बाकी मिलते हैं। बाकी आई नो कि तुम लोग के डाउट्स पड़े हुए हैं टेलीग्राम पर एंड आपके पोर्टल पर, सो आई मेक श्योर ऑफ दैट कि बाय टुडे इटसेल्फ आपके डाउट्स भी क्लियर होते हुए नजर आए। सो यार, सो दैट्स इट, बाय बाय, हैव फन एंड एंजॉय, बाय बाय गाइस, बाय बाय एवरीवन।